हेलो हेलो हेलो। बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? सर, डर भी लग रहा है और मजा भी आ रहा है, क्या करूं? तो भाई मजा लो ना। टेस्ट का टेंशन मत करो, ठीक है? टेस्ट का इन्होंने अच्छा अभी भेजा नहीं है मुझे। ओके। एक चीज मुझे चाहिए आप सभी बच्चों से। आ चुकी ने तो मुझे देखो अपना टेस्ट का रिजल्ट भेजा था। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो ना, तो ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद उसका रिजल्ट जनरेट होता है, वो आप मुझे जिन बच्चों के पास नंबर है, ठीक है, ठीक है, या जिनके पास टेलीग्राम है, ठीक है, उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं सेंड कर दो ये मुझे, ठीक है, अपना रिजल्ट। तो एक बार मैं टीम को भेजना चाह रहा हूँ कि एक बार मैच करें कि वहां रिजल्ट ये दिखा रहा है और जो पीडीएफ मिलती है उसमें रिजल्ट थोड़ा वेरिएशन करता है, तो उसका कारण क्या है, ठीक है? तो उससे थोड़ा सा अरे वही उसी ये भेज दो ना, ठीक है, जिसपे हम कनेक्ट करके तुम्हारा बना रखे हैं, संकल्प बाय एमडी सर। ठीक है, उसको मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है, 1 घंटे के लिए ओपन कर दिया करूंगा। उसमें अगर फालतू की कमेंट आई तो मैं उसको फिर क्लोज कर दूंगा परमानेंटली। उसको मैं 1 घंटे ओपन या आधा घंटे के लिए ओपन करूंगा, जिसमें आपके कोई भी ऐसे डाउट हो, ठीक है, जो मैं पूछना चाहता हूँ बस वो रिप्लाई कर दो, ठीक है। 1 घंटा तो नहीं, आधा घंटे के लिए, ठीक है, आधा घंटे के लिए ओपन करूंगा लाइव आने से पहले। जैसे आज ट्यूसडे है, कल वेटनेसडे, कल लाइव आऊंगा। तो कल लाइव आने से पहले आधे घंटे में ओपन करूंगा, ठीक है, वही लाइव में आऊंगा रात के 9 बजे, 9 से 10 के बीच में, तो 9 बजे मान लो, ठीक है। तो 9 बजे अगर मैं लाइव आता हूँ तो उससे पहले मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि यार मैं ओपन कर रहा हूँ, या सुबह ही डाल दूंगा इतने बजे मैं ओपन करूंगा। तो उसमें एक बार जो मैं पूछा करूँ उसका रिस्पॉन्स दे दिया करो, बस थोड़ा मुझे आइडिया लग जाएगा मैक्सिमम बच्चों का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो एक बार मैं बस थोड़ा मैचिंग करना चाह रहा हूँ कि जब हम रिजल्ट सबमिट करते हैं तब मार्क्स जो आते हैं, रैंक आती है, और जो पीडीएफ में जनरेट होती है, ठीक है, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो बस वो है। तो आ चुकी ने मुझे भेजा था, बट अभी रिजल्ट मैंने बोल दिया है, रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा, तो कल वाली में पीपीटी में स्लाइड लगाऊंगा उसकी। तो एक बार मैच कर लेंगे। ओके। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, ठीक है सब कुछ। हाँ अश्वनी बेटा, कुछ कहना चाह रहा है? हाँ अविनाश बेटा, एक्सेप्ट कर लिया तेरा मैंने। डीपीपी बेटा ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। रिमेनिंग मैंने बताया ना कि अभ्यास और तेजस की हम लोग पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करा रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी 2 सेक्शन थे पुराने उसमें भी हम कन्वर्ट करा रहे हैं, मैंने बोल दिया तो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। आज हम फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। असाइनमेंट वाला सेक्शन है ना, उसमें पूरी डीपीपी आगे तक की अपलोडेड है, असाइनमेंट वाले सेक्शन में है, ठीक है। वो क्वेश्चंस की फॉर्म में भी है, पीडीएफ की फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो, पहला। दूसरा, मैंने कहा जिस पैटर्न में चल रहा था पीडीएफ का लिंक, उस पैटर्न में भी उसको कन्वर्ट कर दो, तो वो लोग जहां तक है, ठीक है, उसमें भी कन्वर्ट करके वहां लगा देंगे, ठीक है, सिद्धि तेजस के साथ। ओके, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत करो। अब जो टेस्ट है, तो टेस्ट मैक्सिमम बच्चों ने इस बार संडे को दिया था, उसका रिजल्ट आ चुका है अपलोडेड। अभी मुझे पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो पीडीएफ मैं कल लगा दूंगा उसको। पर उससे पहले किसी ना किसी तरीके से आप वो रिजल्ट एक बार मुझे शेयर कर दो, जो आपने सबमिट किया था जब उसमें आया था, ठीक है। चलो, ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं। चैप्टर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है, ठीक है, बिल्कुल, इट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ 12th बायोलॉजी, ठीक है, मतलब जूलॉजी, ठीक है। थर्ड चैप्टर है, इसके बाद हम बायोटेक लेंगे, बायोटेक के दोनों चैप्टर लेंगे, और उसके बाद लास्ट में मैं इवोल्यूशन लूंगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे वैसे आपका रिवीजन थोड़ा सा फास्ट होना जाना चाहिए, और रिवीजन मैं कराऊंगा ही, ठीक है। जैसे 11th का इस ये वीक और मिल रहा है आपको 11th के लिए, मैं चाह रहा हूँ 11th का पूरा एकदम स्ट्रांगली हो जाए, ठीक है। मैं सैटरडे तक तुम्हें टाइम दे रहा हूं, जिसमें लास्ट के 3 चैप्टर यानी बायोमोलिक्यूल आपका चल रहा होगा। सैटरडे तक आप बायोमोलिक्यूल अच्छे से कर लो, ठीक है। सैटरडे इवनिंग में मैं, ठीक है, लास्ट के 3 चैप्टर है एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बच्चों ने कहा था एनिमल किंगडम में सर एग्जाम्पल में टाइम लग रहा है, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, तुम 2 दिन और ले लो, ठीक है, 2 दिन और ले लो, पर इसको तरीके से करो। आंसर की इस बार मैं पूरी प्रॉपर चेक करवा के इसको अपलोड करवाऊंगा।
ठीक है, जो मैं अलग से ले रहा हूँ, रिवीजन स्ट्रेटेजी चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी संडे को जो टेस्ट हुआ है तुम्हारा प्रॉपर, ठीक है, वो मैं कल उसकी पीपीटी लगा के लाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं तुमसे जो चीज चाह रहा हूँ वो तुम मुझे सेंड कर देना। ओके, चलो बात हो गई हमारी आज की। तो पहले मैं रिवीजन कराने वाला हूं आपको। रिवीजन के अंदर मैंने बताया था, मैंने लास्ट जो मुझे एक लेक्चर मिला था उसके अंदर मैंने बेसिक करा दिया था इम्यूनिटी का, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी पूरी करा दी थी मैंने, इन्नेट इम्यूनिटी। और आज का टारगेट है मेरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंप्लीट, समझे? हाँ, कंप्लीट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो पहला मेरा टारगेट रहता ही है रिवीजन। तो पहले मैं लास्ट लेक्चर का पूरा रिवीजन कराता हूं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा, थोड़ा सा तुम्हारी सारी बातें हो गई मेरी तुम्हारी। प्रिंस बेटा मैं किसी को नहीं भूला, ठीक है, नाम लेता हूं तो तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, ये निमो है, ये भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अच्छा तू बता, तू 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 लोग बोल रहे हैं 7 ईयर तक का सिर्फ स्ट्रगल है, नो सोशल लाइफ। अब तू बता, अगर तेरा टारगेट बहुत बड़ा है, तू सोशल लाइफ जीना चाहता है या मतलब ये डिसीजन तुझे लेना पड़ेगा। अगर मेरा टारगेट बड़ा है, मैंने बहुत बड़ा टारगेट बना रखा है, तो मेरी स्ट्रगल बड़ी होगी, ये ध्यान रखियो। छोटा मोटा टारगेट बना ना, तुझे सोशल लाइफ जीनी है तो। नमो बेटा मैं तुझसे बोल रहा हूँ, ठीक है। भाई छोटा टारगेट बना, मैं बीएससी करूंगा, मैं एमएससी करूंगा, फिर बीएड कर लूंगा या कुछ और कर लूंगा, ठीक है। 7-8 साल वहां लगेंगे, 8 साल मिनिमम लगेंगे बेसिक डिग्री लेने के अंदर। उसके बाद मुझे श्योरिटी नहीं है, हाँ, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ सर, 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, मैं कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, इट्स ओके, अपने सोशल में उलझा रहे, कॉलेज में जाके नेतागिरी भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती भी कर ले। हाँ, अगर तुझे लगता है कि सर मैं अगर शुरू के 4-5 साल, ठीक है, ड्यूरिंग एमबीबीएस, बस फिर पीजी में एडमिशन होते ही फिर स्ट्रगल नहीं है इतना, फिर तो पीजी के बाद क्या स्ट्रगल है, एमबीबीएस हो गई, पीजी हो गई, फिर तो आपको प्रैक्टिस करनी है धुआंधार। ठीक है, उसमें मजा आता है अगर आपका इंटरेस्ट है तो, ठीक है, इस फील्ड के अंदर। तो समय तो बेटा सब जगह लगना है, पहली बात। यहां इतना है कि भाई एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई करते ही आप उस औहदे पर पहुंच जाते हो जहां फिर आपको अपना विजन नजर आ रहा होता है। यहां क्या हो रहा था, बीएससी 3 साल बर्बाद किया, फिर 2 साल एमएससी किया, ठीक है, उसमें भी हो जाए अच्छे कॉलेज में तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर आप कर रहे हो पीएचडी, कर रहे हो 5-6 साल वहां बर्बाद कर रहे हो, फिर पीएचडी से भी कुछ नहीं हो रहा, पोस्ट डॉक कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, पता नहीं कोई लॉ में चला जाता है उसके बाद। यानी इतने साल बर्बाद करने के बाद भी मेरे पास क्लियरिटी नहीं है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, या कि सर मैं एसएससी कर लेता हूँ, 2-3 साल लट के मेहनत करूंगा, कोचिंग करूंगा तो एसएससी में निकल जाऊंगा, ठीक है, और मैक्सिमम जनसंख्या वहीं पर काम कर रही है उसी के ऊपर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअल में, तो मैं वैसे समझा रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं अभी थोड़े से नहीं समझते हो, इसलिए बहुत डाइवर्टेड रहते हो और लोगों की बात सुनते हो। लोगों की बात नहीं सुननी है, ध्यान रखना। अपनी पहले अपने कंक्लूजन निकालो कि मैं एमबीबीएस या एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूं, या नीट की तैयारी कर रहा हूं, या जेई की तैयारी कर रहा हूं, या कुछ भी कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, पहला। दूसरा, मेरा गोल कितने साल का है। ठीक है, जैसे घर की अगर प्रॉब्लम बहुत, जैसी कंडीशन खराब है, एक बच्चा था कल मेरी बात हुई, वो ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में उसका करंट में जो चल रहा है वो बिगड़ रहा है सारा का सारा, वो डिमोटिवेट हो रहा है। तो मैं तुमसे ये तो कहना चाहता हूं कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या थोड़ी मेहनत करके बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर तुम ट्यूशन वूशन में लगे रहोगे तो तुम नीट तो टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, फिर तो सिंपल ट्यूशन में घुस जाओ जाकर के। उसके लिए भी बीएससी एमएससी, मिनिमम एमएससी चाहिए होता है, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए होगा। ठीक है, तो इसलिए डिसाइड करो कि एक्चुअल में तुम्हारा अंदर से विजन क्लियर होगा तो तुम यार आगे कर पाओगे, नहीं तो तुम डाइवर्टेड रहोगे, बहुत डाइवर्टेड। और जब एनर्जी तुम डाइवर्टेड फॉर्म में तुम यूज करते हो ना एनर्जी को, तो यार मैं सच कह रहा हूँ डिस्ट्रक्शन होता ही है। मैं एकदम अपनी एनर्जी को एक जगह लगाता हूँ, मतलब जैसे मैं अपनी बताऊं, ठीक है, जैसे मुझे कोई सीरीज लेकर के आनी है, या मुझे कुछ करना है, या कुछ भी ऐसा, ठीक है, जैसे मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, ठीक है। तो अब मेरा क्या पागलपन होता है, मैं सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ, ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आंखें बंद कर रहा हूँ तो उसकी इमेजिंग चल रही है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मतलब अब मेरे, समझना, मेरी दिन, मेरे दिमाग में, मेरी सोच में, मेरे खाते पीते जागते वही चीज घूम रही है। यानी अब मेरी पूरी बॉडी की जो भी एनर्जी है, ठीक है, यानी मेरा बॉडी पंच तत्वों से मिलकर बनी है, यानी ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, ठीक है, जो सारे तत्व हैं, वो अगर जब मैं एक जगह फोकस कर रहा हूं ना, तो वो सारी एलिमेंट, वो सारी एनर्जी, वो प्लेनेट की एनर्जी, वो सारी एक जगह काम करना चालू कर देती है। और आप पता है, जब सारी एनर्जी एक जगह काम करना चालू कर देती है, तो ये छोटे छोटे गोल्स हैं, ठीक है, बड़े गोल्स भी, बड़े से बड़े गोल्स भी, मतलब जो तुम सोच से बियॉन्ड है, उनके भी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर डिपेंड करता है
कि यार मैं कितना फोकस करके उसके बारे में सोच रहा हूं, कितना फोकस्ड हूं मैं। समझ गए ना? ये मैं, देखो, ठीक है, मैं इसलिए यूट्यूब पर नहीं बोल रहा हूँ, तो अपने बैच में आके बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर मुझे व्यू नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? कुछ भी नहीं उठा करके बात चालू करते रहा हूँ, जो आज की डेट में लोग करते हैं, वो मेरा नहीं है। ठीक है, मैं अपने बच्चों से बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, डाइवर्टेड मत हो। पहली बात, पहले डिसाइड करो कि तो जो तुम कर रहे हो वो तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, तुम्हारा गोल क्या है, टारगेट क्या है, तुम्हारा कितने साल का टारगेट है अपने को सेटल करने का। सेटल होने की अगर बात करूं तो बच्चा ड्यूरिंग एमबीबीएस भी सेटल हो जाता है, इतना कमाना चालू कर देता है कि सारे खर्चे निकालना चालू कर देता है, पार्ट टाइम कहीं भी 1-2 घंटे दे लेता है। ठीक है, तो हो जाता है। और एमबीबीएस के जब पीजी की तैयारी करता है तो वो थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे भी अपनी पढ़ाई पर टाइम देता है ना, तो वो निकल जाता है वहां पर भी। मैं सच कह रहा हूं, पर गोल होना चाहिए ना, आपकी थॉट होनी चाहिए। बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी मतलब संडे को एक जगह गया, ठीक है, थोड़ा सा नेचुरल पार्क था वहां पर। तो पार्क में सुबह का टाइम था। मैं, लोग कहते हैं ना कि सर मैं बहुत मजबूर हूँ, सर मैं कर नहीं पाता हूँ। तो मैंने देखा कई लोग उस पार्क के बाहर अपनी कार में आए थे, कोई स्कूटी पे आया था, कोई कैसे भी आया था, जो भी है, ठीक है। और सब पढ़े लिखे लोग थे, मैंने डिस्कस किया, सब पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने पार्क के बाहर, ठीक है, अपनी कार लगाई, ठीक है। एजुकेटेड लोग आते थे। और जैसे कुछ लोग अपने कैटली में कॉफी लेके आए थे, बिल्कुल घर की कॉफी, बिल्कुल वीट करके बना करके अच्छे से। ठीक है, हेल्दी फूड की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने वहां, जैसे जैसे आप लोग मोमोज खाते हो ना, ऐसी रागी का कुछ बनता है, बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, काफी हेल्दी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कंप्लीट करता हूँ उस बात को। हाँ, तो बिलीव नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं देख करके आई एम शॉक्ड। मैं, लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, सर मैं ऐसा हूँ, सर मैं वैसा हूँ, मैं ये कर नहीं पा रहा। मैंने एक नहीं, दो तीन, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग थे, पढ़े लिखे थे, जो कोई ना खर्चे के लिए। तो एक ने क्या किया, आप भी देखते होगे, उन्होंने स्प्राउट लिए, कई चीजें ली, भिगो करके वो प्रोटीन का सोर्स बना करके अपनी स्कूटी पे गद्दी पे लगा लिया। और भाई जो कर, मैं क्या मतलब कितनी देर काम करते हो? तो सर 3 घंटे करता हूँ, 3 घंटे में सर 2-3 हज़ार रुपए तो मिनिमम निकाल लेता हूँ। तो 2 हज़ार रुपए भी मान लो उसने निकाल लिए, 3 हज़ार से ज्यादा ही निकाल रहा होगा उसने, कम से कम बोला। 2 हज़ार का मतलब है 60 हज़ार रुपए महीने। ठीक है, ये सुबह के 2 घंटे दे करके, मैं सुबह के 2 घंटे दे करके, मैं, मानो ना मानो। जैसे वहां रागी का कुछ, वहां एक कोई मतलब डिश थी रागी की, बहुत मतलब न्यूट्रिटिव, और जिसमें अखरोट भर रखे थे उन्होंने। ठीक है, अखरोट को पीस के, मतलब ड्राई फ्रूट, और रागी बहुत हेल्दी हेल्दी उसमें मिलेट्स में आता है। ठीक है, उसका काफी उन्होंने उसको बॉइल करके उस पर लगा रखा था। तो एक, मतलब सस्ते सस्ता बता रहा हूँ, 100 रुपए का सबसे लोअर वाला था। तो मैंने टेस्ट किया, मैंने, वाह यार, बहुत हेल्दी डिश है, फर्मेंटेड है, और ये तो पेट के लिए बहुत अच्छा है ये तो मैंने, कितने का? नहीं, 100 रुपए का। नहीं, कितने निकाल लेते हो, मतलब कितने आप, मतलब सेल कर लेते हो? मैंने इतना सा सिंपल सा पूछा। तो सर मैं, मतलब 40-50 सेल कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मैक्सिमम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो एक साथ में चाय भी देता हूँ, 30 रुपए की चाय, घर की चाय, अदरक वाली, से घर पे बनाते हैं ना, बिल्कुल, मतलब होममेड, सारी चीजें होममेड थी। ठीक है, आप जैसे, एक एक ने क्या किया, दूध लेकर के आया भगोने में, अपनी स्कूटी पर उसने लगाया स्टैंड, जिसमें गैस चूल्हा लगा हुआ था। दूध छोटे से सिल्वर के भगोने में दूध था, उसमें हल्दी, खूब हल्दी घिस करके उसने खोला रखी थी। और कांच के उसने डब्बू सब अपनी गाड़ियों पर लगा हुए थे। तो भाई 50 रुपए का दूध का वो, और भाई लोग पी रहे हैं, क्योंकि भाई वहां सब, उसने देखा अच्छा पार्क है, लोगों की क्वांटिटी अच्छी है, और लोग अक्सर कर आते हैं, टहलते हैं, और हेल्दी डाइट लेकर के सीधे नहा, मतलब निकल जाते हैं अपने अपने घर या ऑफिस। तो मैंने मैक्सिमम लोगों से डिस्कस किया, तो मुझे समझ में आया कि 2 हज़ार से 5 हज़ार के बीच में वो 2 घंटे में पर डे कमा रहे हैं। अब आप ही कैलकुलेट कर लो कि अगर महीने के अंदर उन्होंने 20 दिन भी काम किया, मैं नहीं कह रहा 30 दिन काम किया, ठीक है, समझ रहे हो, तो कितना अमाउंट बैठ रहा है एक जिंदगी जीने के लिए। ये तो एक, मतलब सारा खेल कंसेप्ट का है।
कि आपका कंसेप्ट क्या है। अगर आपकी सोच ठीक ठाक है, कंसेप्चुअल है, तो आप हर जगह से कमा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब सर क्या होगा, मैं 7 साल एमबीबीएस करूंगा, मैं कमाऊंगा ही नहीं तो मेरे घर कैसे चलेगा। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि माध्यम यही होता है। ठीक है, लाइव में आने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं आपसे। ठीक है, सिलेबस तो मैं सबसे पहले करा दूंगा, टेंशन मत करो उसकी। ठीक है, कि एक बार अपने दिमाग से डर निकाल दो कि क्या होगा। दिमाग से डर निकाल दो, क्या होगा, क्या मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगा। मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा भाई। जितने भी दुनिया के अंदर जीव जंतु हैं, हम भी जीव जंतु हैं, उनमें सबसे सुपर लेवल पर हो। ठीक है, पहली, मिलियंस स्पम में से बेस्ट स्पम का तुम रिजल्ट हो। दूसरी, ठीक है, सबका थॉट प्रोसेस जो तैयारी कर रहा है, यानी तैयारी कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो बेस्ट होगा तभी तैयारी कर रहा है वो। ठीक है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो एक अलग बात है, कहीं ना कहीं सोच उसकी ठीक है तभी तैयारी कर रहा है। तो यार, ठीक है, लाख रुपए महीने तो मरे टूटे वो निकाल ही लेगा, कुछ भी करके निकाल लेगा, कुछ भी करके निकाल लेगा। मैं सच कह रहा हूं, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। मैं किसी बिल गेट्स या उनकी टाटा बिरला, मोदी, अंबानी, इनकी बात नहीं कर रहा। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, एक आम बच्चा। ठीक है, मतलब उसके दिमाग में डर नहीं होना चाहिए, डर हमें रोक देता है हर चीज को। ठीक है, तो बस छोटी मोटी चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, कि मैं ये कर रहा हूं, कि ये कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं सर, घर की स्थिति खराब है तो मुझे, भाई तो तेरा गोल, तो गोल चेंज कर दे तू। अगर तूने गोल बना रखा है कि मुझे इस साल नीट निकालना ही है, तो 6 महीने झोंक दे एकदम, ना दिन देख ना रात देख। मैं 6 महीने क्यों दे रहा हूं, मुझे सिलेक्शन निकालना है, सिलेक्शन के लिए क्या है, ये मेरा सिलेबस है, इस सिलेबस को क्लियर में करना है। मैं ये बात इसलिए बोल पा रहा हूँ, उस बच्चे से मेरी बात हुई तो थोड़ा सा मुझे भी लगा यार, ये मतलब बच्चा, और तुरंत ही मैं वहां पे देखा मैंने, तो कोरिलेट कर पाया कि यार बच्चा अगर चाहे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, सेकेंडरी अर्निंग करने की। ठीक है, समय बहुत सारा होता है, बहुत सारी चीजें, पर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, कम समय में मैं क्या कर सकता हूं अगर मेरी स्थिति खराब है। ठीक है, पर मेरा गोल क्या है, अगर मुझे लंबा सपना देखना है, मतलब ये एक्चुअल में यही तो टाइम होता है, फिर जिंदगी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी जो अभी आप डिसाइड कर लोगे। और अभी आपने एमबीबीएस सोचा, जेई सोचा, ठीक है, एसएससी की तैयारी सोची, लॉ सोची, सिंपल बीएससी, जो भी डिसीजन ले रहे हो आप अभी ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी आगे की लाइफ थोड़ी सी डिसाइड हो जाएगी मैक्सिमम लोगों की। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, वो एमबीबीएस करके भी मालूम पड़ रहा है पता नहीं आईएएस निकाल लिया, ठीक है, जेई कर रहे हैं उन्होंने पीसीएस निकाल लिया, आप समझ रहे हो ना। तो यार कोई लिमिट थोड़ी ना है। कई लोग ऐसे हैं कि एमबीबीएस और आईएएस निकालने के बाद टीचिंग फील्ड में आ गए, बहुत सारे लोग हैं सब, देखो, ठीक है, ढेर सारे, आप देख लो। तो एक्चुअल में आगे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, कौन कितने बड़े लेवल पर क्या कर दे। बस एक चीज होती है तुम समझना, बेसिक, फेलियर और सक्सेस। ठीक है, आप छोटे छोटे टारगेट बनाते हो और सक्सेस होते हो, तो आपको एक एनर्जी मिलती है, यार ये टारगेट बनाया मैंने, अचीव कर लिया। ठीक है, नीट का बस मुझे नीट का एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, जेई का एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, मैंने कर लिया, यानी मैं कर सकता हूं, तो आप आगे का भी कर जाओगे, आगे का भी कर जाओगे। और हो सकता है जब कई टारगेट अचीव कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा टारगेट आपके सामने आ जाए, यार मैं इतना टारगेट अचीव कर चुका हूं तो मैं ये भी कर जाऊंगा, तो आप सोचता फील्ड ही चेंज हो जाए आपका आगे जाकर के। मैं एक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि आपसे कनेक्शन नहीं रहा, मतलब थोड़ा बीच में, अब ये एक तरीका है लाइव आने का, इसलिए ठीक है, तो बता दे रहा हूं मैं एक्चुअल में। समझ में आया? एक्चुअल में डर निकाल दो दिमाग से कि क्या होगा। अभी मेरे पास जितना भी टाइम है, मैं प्रॉपर वे में अपना रिवीजन करूंगा, रिवीजन ज्यादा करूंगा, पढ़ूंगा जितना चल रहा है, ठीक है, रिवीजन ज्यादा करूंगा, प्रैक्टिस ज्यादा करूंगा, रिवीजन ज्यादा करूंगा, तो मैं निकाल लूंगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली। ठीक है, ये तो अभी अपने बच्चों से मैंने वाईटी पे कहीं ये वाली डिस्कस नहीं की, मैं बिल्कुल सामने देख करके आया हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और सोशल मीडिया पे लोग डराते ज्यादा हैं, ठीक है, तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारा भी यही फंडा होगा, तुम डराओगे पेशेंट को, अब कुछ नहीं हो सकता, ये स्थिति है, तो वो क्या करेगा, अपनी जेब खोल देगा कि भाई डॉक्टर बचा ले। मैं रियलिटी है, क्योंकि मदर का जो केस था, मैंने, मुझे पता है कितने, मतलब दिल्ली एनसीआर के मैक्सिमम डॉक्टरों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो डॉक्टर आधा तो मार देता है आपको डरा करके, क्योंकि उसका प्रोफेशन है। ठीक है, जब आप लॉयर के पास जाओगे, तो केस में फंसा भी था लॉयर के पास, लॉयर ने पहली ऐसी दिखा दी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ही बचा सकता हूं तुम्हें। ठीक है, जब आप सरेंडर करते हो, सर बचा लो भाई, ठीक है, अब भाई ये मेरी फीस है, समझ रहे हो। तो ये चीज समझो यार, ये प्रोफेशनल है लोग, ठीक है, प्रोफेशनली जो भी, पर आप थोड़ा इमोशनली, यानी अपने हाइपोथैलेमस, अपने लिम्बिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखो, पहली बात। ठीक है, मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली सोच लो कि नीट का एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है, कोई तोप एग्जाम नहीं है, सबसे सरल एग्जाम होता है। टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, पर धीरे धीरे सीट भी बढ़ रही हैं।
समझना, ठीक है। और अगर मैं अपनी स्पीड कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हूं, अपनी मतलब धीरे धीरे अपनी कमियों पर काम कर लेता हूं, सिलेबस को टाइमली खत्म करके 4-5 बार रिवाइज कर लेता हूं, थोड़े से मॉक टेस्ट दे लेता हूं, अपने को इंप्रूव कर लेता हूं, तो यार मैं उन 10% बच्चों में आ जाऊंगा जो एक्चुअल में तैयारी करते हैं इस भीड़ के अंदर। 10% बच्चे हैं, मैं डेटा थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं पर एक्चुअल में डेटा कम है। भीड़ बहुत ज्यादा है पर एक्चुअल में तैयारी करने वाले बच्चों का परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। तो उनमें तुम आ जाओगे, उनमें आ जाओगे तो कंपटीशन क्वालिफाई कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझना मेरी बात। हाँ, बस यही है कि जिस तरीके से पेपर आ रहा है, सरल आता है तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो आपको चारों सब्जेक्ट पर बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर पेपर का स्टैंडर्ड टिपिकल आता है तो सबके लिए टिपिकल है भाई, तो कट ऑफ नीचे जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये सोचना ही नहीं है कि पेपर टफ आएगा तो क्या होगा, सरल आएगा, सरल आएगा सबके लिए आएगा, टफ आएगा सबके लिए आएगा, ठीक है। हाँ, ये भी दिमाग में रखो, 1-2% चीटिंग होती ही होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी हो जाए, 1-2% धांधली होती ही होती है हर एग्जाम के अंदर, नीट नहीं, हर एग्जाम के अंदर, सिविल तक के एग्जामों में होती है। तो उसको निग्लेक्ट कर दो, ठीक है भाई, 5% निकाल दो, तब भी 95% की बात तो है, समझ रहे हो। कभी कभी बड़े लेवल पे हो जाती है तो उसके लिए तो खुल, सोशल मीडिया के जमाना खुल जाती है, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है। पर हाँ, अपना देह, अपना फोकस एक जगह रखो, सारी एनर्जी को एक जगह लगा दो भयंकर तरीके से, मैं सच कह रहा हूं रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। मैं उनको प्रैक्टिकली बात की है, एग्जैक्ट यही है। तो पहले डर निकालो, क्या होगा, होगा या नहीं होगा, इतना है, तैयारी कर रहा हूं जबरदस्त तरीके से, ठीक है। नहीं होगा तब भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, होगा तब भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है पार्शियल इनकम करने के। 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लगने दो यार, ठीक है। मैं एमबीबीएस करते ही 2 घंटे कहीं भी देना चालू कर दूंगा, ठीक है। अरे एमबीबीएस एंट्री मार लो, तुम 1 घंटा मुझे दे देना, तुम्हारा पॉकेट मनी का काम मैं करवा दूंगा, ठीक है। इतना कर सकते हो, 1 घंटा दे सकते हो ना, डेडिकेटली 1 घंटा तुम मुझे दे देना, ठीक है। मैं ग्रुप बना दूंगा, जुड़ जाना, उस ग्रुप पर जो जो आएगा, पर एमबीबीएस निकालने के बाद समझना मेरी बात, सबके पॉकेट मनी का काम मैं करा दूंगा, उतने पैसे से वो अपना काम कर लेगा, अपना छोटे मोटे जो भी काम करने निपटा लेगा, समझ रहे हो। थोड़ा ज्यादा टाइम दे दोगे तो तुम फैमिली को भी सपोर्ट कर दोगे, पर ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे जिसमें आप अपने, ठीक है, गोल टारगेट जो पीजी का है उस पर भी काम कर पाओ। और स्ट्रगल सब जगह है, ये दिमाग से निकाल दो कि स्ट्रगल यहीं पर ही है। तुम सिंपल बीएड का एग्जाम देने जाओ तो वहां भयंकर स्ट्रगल है, तुम अगर एसएससी का एग्जाम देने जाओ, तो मैं जब जाता हूं तो लाखों बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीटें उतनी निकलती है कभी किसी फील्ड के अंदर, तो स्ट्रगल सब जगह है, ठीक है। और स्ट्रगल से डर रहे हो तो बस सिंपल है, घर का बिजनेस हो तो वो चलाओ, उस पर फोकस करो, एमबी करके, ठीक है, एमबीए वगैरह करके। अगर अपने ऊपर दम, अपने दम पर काम करना है तो यार स्ट्रगल सब जगह है, ठीक है। पर दिमाग से डर निकाल के काम करोगे तो कर जाओगे। और इतने सारे एग्जाम्पल, मैं कोई बड़े एग्जाम्पल नहीं, नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैं मुझे ही ले लो, हटाओ, ठीक है। मेरी तो पढ़ाई सारी की सारी रिसर्च वाली है ना भाई, टोटल मेरा काम ही रिसर्च का था, रिसर्च से टीचिंग में आ गया ना। और सोचो इतनी डिग्री लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई तो रहा हूं मैं। और पढ़ाने वाले लोग ऐसे भी हैं जो मात्र, ठीक है, बीएससी करके ही पढ़ाना चालू कर दिया था उन्होंने, उस समय डिग्री नहीं पूछी आती थी, ठीक है, बाद में एक्सपीरियंस हो गया तो फिर पढ़ा रहे हैं, अब तो एमएससी चाहिए होता है। तो सिंपल सी बात है कि चीजें, ठीक है, बस सारा खेल यहाँ का है, यहाँ सारा खेल ब्रेन से हो रहा है, ठीक है। अगर ब्रेन आपका फ्रेश है, ब्रेन आपका हिम्मत वाला है तो आप कर जाओगे। ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो करने नहीं देगा, इसको कंट्रोल में रखो और फोकस कर लो, अपनी एनर्जी को एक जगह लगा लो बस, समझे। आई या नहीं आई, चलो। हाँ, अगर मेरी बात तुम्हें लगती हो कि ठीक है, तो मैं आगे से बात करना बंद कर दूंगा, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा था इसलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी बेटा इम्यूनिटी की। अगर मैं इम्यूनिटी की बात करता हूं तो मैंने बताया था इट इज अ प्रोटेक्टिंग शील्ड, ठीक है। कभी कभी बोल जाता हूँ कि थोड़ा अटैचमेंट वाली बात है और कुछ नहीं है, नहीं तो प्रोफेशनल, ठीक है, सभी प्रोफेशनल है तो मैं प्रोफेशनल बन जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ रहे हो, मैं भी यूट्यूब पर अपने व्यू के लिए काम करूंगा, ऐसी कम तैसी दुनिया जाए, ठीक है। जितना जो बात है या नहीं है उसी को सिद्ध करने पे लग जाऊंगा, सीधे आके पढ़ा करके जल्दी से निकल लूंगा, अपना कोर्स खत्म करके झंझट खत्म। तो सभी कर सकते हैं ना वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा है इसलिए बोल देता हूँ, बात बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बात बाकी आ जाओ, ठीक है। तो वो एबिलिटी बॉडी की वो एबिलिटी जो डिफरेंट टाइप की डिसीज से फाइट करने में कैपेबल होती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको, इम्यूनिटी, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट का मतलब है जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको प्रोटेक्टिंग
शील्ड की फॉर्म में नेचर उसको स्किन प्रोवाइड कराती है, कोई भी चीज एंटर ना कर पाए, उसको म्यूकस की लेयर प्रोवाइड कराती है, ठीक है, समझ रहे हो, उसका बेसिक उसकी बॉडी में सेलुलर इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराती है, तो वो इन्नेट इम्यूनिटी है जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराई थी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब बच्चा आता है तो उसको डिफरेंट टाइप के वैक्सीन लगते हैं, वो बीमार पड़ता है तो बॉडी में एक और नई इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसको बोलते हैं एक्वाइड, एक्वाइड जो हम एक्वायर कर रहे हैं, वैक्सीन के थ्रू एक्वायर कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है, किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू, या हम इन्फेक्शन हो जाने की वजह से एक्वायर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्वाइड इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं उसको, एक्वाइड इम्यूनिटी, समझे, ठीक है। तो ये दो हैं जिसमें मैंने ये इम्यूनिटी पूरी करा दी है और ये मुझे आज करानी है, फटाक से रिवीजन करा देता हूं मैं। मैंने पूरा चार्ट बनाया था कि इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, इन्नेट एक्वायर्ड, इन्नेट बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड हम एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ। इन्नेट की बात करता हूं, जो नॉन स्पेसिफिक है, यानी सारे टाइप के पैथोजन सारी टाइप से आपको कॉमनली अपने अपने तरीके से डिफेंस करती है, जबकि स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है एक्वायर्ड, वो हर एक पैथोजन के लिए खास होती है, हर एक पैथोजन के लिए खास इम्यूनिटी है, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर बिल्कुल। तो ये नॉन स्पेसिफिक है पर एक्वायर्ड स्पेसिफिक होती है, इसको हमने दो लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, क्योंकि फर्स्ट लाइन के अंदर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर आते हैं जो एक्सटर्नल है, बाहर का, ठीक है, समझ रहे हो, तो एक्सटर्नल के अंदर फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल, फिजिकल बैरियर का मतलब है लेयर्स, स्किन आपकी लेयर हो गई, म्यूकस की लेयर हो गई, म्यूकस की एपिथेलियम, तो ये फिजिकल बैरियर हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इन फिजिकल बैरियर के सीक्रेशन, जैसे फिजियोलॉजिकल में कहते हैं एचसीएल स्टमक में, सलाइवा माउथ के अंदर, म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, टीयर्स इन आईज, ये प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं, क्योंकि इन सिक्रेशन में जैसे टीयर्स में लाइसोजाइम होता है, म्यूकस में लाइसोजाइम होता है, सलाइवा में लाइसोजाइम होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है, समझ रहे हो। एचसीएल में तो आप जितना भी खाते हो कहीं ना कहीं एचसीएल में जाकर के वो चीजें खत्म हो जाती हैं, तो एसिड बनना भी बहुत जरूरी है, पर ओवर नहीं बनना जरूरी है, ओवर बनने से प्रॉब्लम गैस्ट्राइटिस कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। हाँ, पैथोजन फिर भी इसको क्रॉस करके अंदर आ गया, अंदर आ गया तो हम बात करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल है एक्सटर्नल है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल है एक्सटर्नल है, इट इज अ इंटरनल, ठीक है। इसमें आपका सेल्यूलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है, इसमें सेलुलर बैरियर आ जाते हैं, इन्फ्लामेशन, फीवर और साइटोकाइंस, जिसमें सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इन्फ्लामेशन एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली दे रखा है बीच बीच में, हाँ फीवर मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि पुराने जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें फीवर पे भी क्वेश्चन था, बच्चे डाउट करते थे कि वाकई में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो सेलुलर बैरियर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, हाँ बेटा, सेलुलर बैरियर की अगर मैं बात करता हूं, तो सेलुलर बैरियर के अंदर मैंने बताया था मेनली फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, यस, ब्लड में होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, ब्लड में होते हैं उनको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, आप जानते हो, उनको मोनोसाइट्स कहते हैं, हम पढ़ा चुके हैं आपको, हाँ। अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करता हूं तो डिफरेंट टाइप के मैक्रोफेज होते हैं जो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, जैसे बोन्स में, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोक्लास्ट, ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर मीजोग्लियल सेल, मीजनग्लियल सेल, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स, एस एटसेट्रा, ठीक है, समझ गए होगे। तो ये सब सेलुलर बैरियर में आ गए, स्पेशली सेलुलर बैरियर में भी कौन से, फैगोसिटिक सेल्स। अच्छा, नॉन फैगोसिटिक सेल, एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, जो हमारे बॉडी के मतलब नॉर्मली वायरस इन्फेक्टेड सेल, चाहे कोई भी वायरस हो, उस वायरस इन्फेक्टेड सेल को मार देंगे, तो समझ रहे हो। हाँ, दूसरा, अगर किसी भी सेल में किसी भी टाइप का कैंसर हो रहा हो तो उनको मारने का भी काम करते हैं, उनको हम नेचुरल किलर सेल कहते हैं, सेलुलर बैरियर में आते हैं, ठीक है। तभी तो कहते हैं आपका इम्यून सिस्टम, यानी आपकी बॉडी में सबसे लड़ने की क्षमता दे रखी है, यस, हर डिसीज से लड़ने की क्षमता दे रखी है, ठीक है, बस उसको एक्टिवेट करना है, बस बहुत जरूरी है एक्टिवेट करने के लिए, समझ गए ना मेरी बात, हाँ। तभी तो कह रहा हूं हेल्थ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। भगवान भी मुझे बहुत स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, आए दिन कुछ ना कुछ समस्या दे करके कि भाई हेल्थ पर, ठीक है, थोड़ा काम कर, हेल्थ पर थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है, तो उसके लिए भी चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। मैं अथर्ववेद पे काम कर रहा हूँ, अथर्ववेदा टोटली हेल्थ पर बेस्ड है, और अथर्ववेदा के अंदर बहुत सारी चीजें, पर हेल्थ उसमें पूरा दे रखा है, एंशिएंट पद्धति क्या थी और कैसे लोग 100 साल जिंदा रहते थे, ठीक है, और कैसे उनकी मतलब जो दिनचर्या थी, जीवन शैली थी, खाने के तरीके थे, ठीक है, जिससे वो मतलब उस समय ये रोग नहीं होते थे, इस तरीके के कैंसर एंसर कहाँ डोमिनेंट थे। तो कहीं ना कहीं हमने अपना ही सब बर्बाद किया है, ठीक है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एटमोस्फियर जो हमने बर्बाद किया है,
ठीक है, और कुछ लोगों ने लालच में आकर के फूड में मिलावट की है। तो जितना हम आज की डेट में खुद कर सकते हैं, मैं उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, अथर्ववेदा के थ्रू, ठीक है, वो एक अलग लेके चलते हैं। इन्फ्लामेशन, अक्सर के बच्चे कहते हैं सर सूजन आती क्यों है, मैं तो सूजन के लिए टैबलेट खा लेता हूँ, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है। इन्फ्लामेशन जहां भी होता है वहां टिश्यू को रिपेयर किया जाता है, और जब बैक्टीरिया की एंट्री होती है तो उन बैक्टीरिया को मारा भी जाता है। तो इट इज डिफेंस सिस्टम। फीवर, फीवर क्यों आता है? मैंने बताया फीवर आने का मतलब है कि बॉडी के अंदर पैथोजन की एंट्री हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसको किल करने के लिए डब्ल्यूबीसी कुछ और केमिकल रिलीज कर रहे हैं, वो भी रिलीज कर रहे हैं, वो भी रिलीज कर रहे हैं, ऑल आर पायरोजेंस। इन सबको पायरोजेंस बोलते हैं। और जितने भी पायरोजेंस होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस का घंटा बजाते हैं कि भाई ठीक है कुछ करो। तो हाइपोथैलेमस तो थर्मोरेगुलेटर है, वो क्या काम करता है, हटाओ छोड़ो, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ते ही बॉडी हमारी, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पैथोजन, हमारे डब्ल्यू सब वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर इनका बीएमआर मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबके लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, और एंजाइम मैं पढ़ा चुका हूं आपको, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो एंजाइमेटिकल एक्टिविटी घटेगी, और एंजाइमेटिकल एक्टिविटी अगर घटेगी तो आप समझ जाओ मामला टाइट है। ठीक है, चलो, फीवर समझ में आ गया। साइटोकाइन बैरियर जो बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर थे, मैंने आपको कहा भी था साइटोकाइन बैरियर के अंदर साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होते हैं बेटा, ठीक है, जब भी कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट करती है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, नॉर्मल सेल नहीं, वायरस इन्फेक्टेड सेल कुछ केमिकल रिलीज करती है। वो चाहती है कि यार मैं तो जा रही हूं, पर जाते जाते अपने आसपास की पड़ोसी की जो सेल है, मेरे आसपास जितनी भी सेल है, नाइबरिंग सेल्स, उनको बचा लूं इस वायरस से। ठीक है, तो वो जो केमिकल रिलीज करती हैं उन केमिकल को ही बोलते हैं इंटरफेरॉन, जो इट इज अ साइटोकाइंस। इंटरल्यूकिन भी साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस इज अ कह सकते हो इम्यून सेल मैसेंजर्स, जैसे hormones is the chemical messengers, yes, cellular messengers, तो cytokines is a immune cell messengers। इनके भी पूरा क्लासिफिकेशन है जो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे या स्पेशलाइजेशन करते हो इस फील्ड में तो पढ़ते हो। ठीक है, साइटोकाइंस कई टाइप के होते हैं, इंटरल्यूकिन भी 1 2 3 4, इनका पूरी टेबल बनी हुई है बॉडी में, बहुत सारा। बस एक लाइन में बोलूंगा, इंटरल्यूकिन एंड इंटरफेरॉन बोथ आर साइटोकाइंस इज अ इम्यून सेल मैसेंजर। और साइटोकाइन की अगर मैं बात करता हूं तो साइटोकाइंस, ठीक है, बेहतरीन सिग्नलिंग करके अपने आसपास के सेल को जगाते हैं और कहते हैं कि तैयार हो जाओ, ये वायरस तुम पर भी अटैक करेगा, तो अपने अंदर एक प्रोटीन बनाओ। तो उनके अंदर एक प्रोटीन को बनाने को स्टिमुलेट करते हैं। वो प्रोटीन जब वायरस आता है और उनको उनके अंदर ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता है, तो प्रोटीन ट्रांसलेशन होने को रोक देते हैं और वो सेल बच जाते हैं। क्योंकि वायरस का इफेक्ट तभी होगा जब वो वायरस उन सेल में अपनी प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, अगर प्रोटीन नहीं बना पाता तो वायरस कुछ भी नहीं है, इट इज अ डस्ट पार्टिकल। क्योंकि वायरस होता भी डेड ही तो है, जब तक लिविंग सॉल के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक एक डेड पार्टिकल है, कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, तो एक बेहतरीन सिस्टम है जो मैंने लास्ट में बता दिया था। तो यानी इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का टारगेट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये मैंने करा दिया था, समझा भी दिया था, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन डिफेंस पूरा का पूरा। ये इन्फ्लामेशन पूरा समझा दिया था मैंने, टिश्यू में इंजरी होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा, जो इनको रिलीज करेगा, यहां से हिस्टामिन रिलीज होगा, डायलेशन होगा, जिससे सॉइलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी इन पैथोजन को किल करना चालू कर देंगे। इट इज अ प्रोटेक्टिव सिस्टम। ठीक है, मैंने फीवर आपको समझा दिया था, जब फाइट होती है तो पायरोजन रिलीज होते हैं, ये हाइपोथैलेमस से कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाओ और इस बॉडी को बचाओ, इससे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। पर आप आर्टिफिशियली, पहले का तरीका तो यही होता था प्रोटेक्शन का, ठीक है भाई, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, आज की डेट में तो हमारे पास एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक होती हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, तो हम क्यों चाहेंगे मेरी शरीर में फीवर आए? तो मैं फीवर की गोली भी खा लेता हूँ, बैक्टीरिया को मारने की गोली भी खा लेता हूँ, तो फीवर भी नहीं आता, बैक्टीरिया मर भी जाता है। ठीक है, जरूरत ही नहीं है टेंशन लेने की। तो आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और लास्ट में साइटोकाइन बैरियर, जब भी कोई वायरस इन्फेक्शन करता है तो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है वो रिलीज करती है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन नॉन इन्फेक्टिंग सेल के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन बना देते हैं जो वायरल ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देते हैं। इंटरफेरॉन स्पेसिफिक नहीं होते, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तभी इन्नेट इम्यूनिटी में रखें। समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना। ठीक है, स्मॉल प्रोटीन होते हैं, नॉट किल द वायरस, वायरस को मारते नहीं है, पर आसपास की सेलों में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वायरस का इन्फेक्शन उनके अंदर नहीं हो पाता। ठीक है, ठीक है, नॉट वायरस स्पेसिफिक, वायरस स्पेसिफिक नहीं होते, इसलिए इसको इन्नेट इम्यूनिटी में रखा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और आज हम चालू करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो?
फीवर के टाइम में गर्म पानी पियो, जितना पी सकते हो, खाओ कम, क्योंकि फीवर के टाइम पर बेटा कभी खाते नहीं है, क्योंकि आपका एंजाइमेटिकल सिस्टम पूरा डाउन हो जाता है, ठीक है। जितना आप गुनगुना पानी पीना चालू कर दोगे, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है वो नमक का पानी पीना चालू कर दें, समझना जबरदस्त रिजल्ट आते हैं नेचुरोपैथी के अंदर। हाँ, यस, आप किसी भी टाइप की बीमारी हो और आपकी गट अच्छी है, ठीक है, गट हेल्थी है, तो आधी बीमारी तो यहीं सही हो जाती है गट से, ठीक है। ये मैंने भी बहुत समझ के तब ये वाली बात बोल रहा हूं, क्योंकि गट का एक रोल ही अलग है, ठीक है, डिस्कस करूंगा आगे। नीम तो अपने में अल्टीमेट है, सुबह के टाइम उठ के पहला स्टार्टिंग 5 लीव्स नीम की पानी के संग, जबरदस्त, ठीक है, नो डाउट, डन। तो अब समझना, अब एकदम फोकस कर लो यहां पर, एकदम फोकस, पूरी एनर्जी एक जगह लगाना। अब मैं बात करता हूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, किसकी बात कर रहा हूं, एक्वायर्ड, जो नेचर ने मुझे दी नहीं है। मैं जब दुनिया में आता हूं तब मैं, या तो इन्फेक्शन होता है, देखा होगा ना, स्लम बच्चे होते हैं, ठीक है, स्लम बच्चे बीमार पड़ते ही रहते हैं, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगे होते, आप समझ रहे हो ना। पर धीरे धीरे उनमें इतनी रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, इतना टाइप के इन्फेक्शन होने आने से इतने टाइप के एंटीबॉडी बन जाते हैं कि वो बाद में जब बड़े हो जाते हैं फिर वो बीमार नहीं पड़ते, ठीक है, वो रजिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे इन्फेक्शन हो चुके हैं उनको। और बड़े लोगों के बच्चे, भाई हम लोग क्या करते हैं, भाई ये वैक्सीन वो वैक्सीन, तो वैक्सीन पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो और जब बॉडी नेचुरल इन्फेक्टिव एजेंट से फाइट करता है, ठीक है, और एक आर्टी, जैसे मानो एक तो आप नेचुरल पायलट, मतलब एक प्लेन उड़ा रहे हो, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस, और एक आर्टिफिशियल जो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो एक चैम्बर होता है, ठीक है, उससे प्रैक्टिस की जाती है, तो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस होता है एक्चुअल में वैक्सीनेशन का और यहाँ का। पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पर हाँ, जब रियल काम करते हो, रियल इन्फेक्शन होता है, तो इम्यूनाइजेशन बहुत परफेक्ट होता है। हाँ, जब धीरे धीरे काम करते हो, या आपने किसी मॉडल के थ्रू काम किया है, तो आपको एक्सपीरियंस तो होगा, पर उस लेवल का नहीं होगा, पर होगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब यहां हम बात करेंगे, ठीक है, क्या समझ रहे हो, स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, हम उसको कैसे एक्वायर करते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू और इन्फेक्शन के थ्रू, समझ में आ गया होगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पर बेस्ड है, मैं आज वैक्सीन लगवा रहा हूं, क्यों लगवा रहा हूं वैक्सीन, भाई मुझे टिटनस नहीं हुई, ठीक है, मुझे टाइफॉइड नहीं हुआ, पर फिर भी मैंने क्या करवा लिया, वैक्सीन लगवा लिया, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में टिटनस और टाइफॉइड का बैक्टीरिया अगर मेरी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, तो मेरी बॉडी के अंदर पहले से ही उनकी मेमोरी है, मैं डाल दिए कि देख लो ये आएगा, पकड़ के छोड़ना नहीं, यानी मेमोरी बना दी है मैंने बॉडी के अंदर, पहचान लो, ठीक है। यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होती है, मैं आज वैक्सीन लगवा रहा हूं फ्यूचर में प्रोटेक्शन के लिए, तो किस पर बेस्ड होती है ये टोटली, आप बोलोगे सर ये तो मेमोरी बेस्ड होती है, जहां पर भी मेमोरी आ जाए, बहुत क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनता है, मैं उन बातों पर फोकस कर रहा हूं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में होती हैं और हम गलती कर देते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक, अब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, पैथोजन स्पेसिफिक, इट इज अ करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, जहां मेमोरी है, भाई टीका क्यों लगवा रहे हो, टीकाकरण कहते हैं वैक्सीनेशन को, क्यों, फ्यूचर में वो चीज एंटर करे तो मेरी बॉडी को कोई इफेक्ट ना हो, पहले से मेरी बॉडी के अंदर मेमोरी डेवलप हो, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, भाई स्पेसिफिक का मतलब है हर पैथोजन के लिए खास है, समझ में आ गया, यानी वहां पर खतरनाक डायवर्सिटी है, भाई समझना मेरी बात, ये वाली गन इसको ही मारेगी, दूसरे को नहीं मारेगी, तो मुझे जितने भी टाइप के पैथोजन होंगे उनके लिए अलग अलग टाइप की गन बनाने पड़ेगी, यानी डिफरेंट टाइप की डायवर्सिटी होगी यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, जहां स्पेसिफिक चीजें होती हैं तो वहां डायवर्सिटी तो होगी ही होगी, भाई हर चीज के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, ये सब पानी पिलाएगा, अरे पानी पिलाएगा तो खाने के लिए किसी और को रखना पड़ेगा, हाँ, सब्जियों के लिए किसी और को रखना पड़ेगा, हाँ, पत्तल के लिए किसी और को रखना पड़ेगा, हाँ, नहीं आया, लास्ट में हाथ धुलाने पहुंचाने के लिए किसी और को रखना पड़ेगा, यस, हर चीज स्पेसिफिक है, तो डाइवर्सिटी तो होगी ना वहां पर, जहां स्पेसिफिक चीजें होंगी वहां डाइवर्सिटी होगी ही होगी, ठीक है। अब बात करता हूं मेमोरी, यस, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है, तो ध्यान रखना है ये मेमोरी बेस्ड है, और डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये जानती है ये अपना है ये पराया, नहीं आया क्या, भाई मेरे अंदर पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुके हैं, पर वो एंटीबॉडी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो जब बाहर से दुश्मन आएगा उसको पकड़ पकड़ के मारेंगे, मतलब वो जानते हैं ये अपना है ये पराया, यानी डिस्क्रिमिनेट करना जानते हैं सेल्फ
और नॉन सेल्फ, कौन सा अपना है कौन सा पराया है। अपने के अगेंस्ट कुछ नहीं करना, पराये को पकड़ के मार देना है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, प्रॉपर्टी क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ठीक है। एक स्पेसिफिसिटी होती है, क्योंकि डायवर्सिटी तो होगी जब स्पेसिफिक है तो, और मेमोरी बेस्ड होती है कि वैक्सीनेशन मेमोरी बेस्ड होता है। और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। भाई कौन अपना है कौन पराया, समझना मेरी बात, सेल्फ और नॉन सेल्फ, ठीक है। नॉन सेल्फ का मतलब है जो कह सकते हो कि फॉरेन पार्टिकल, बाहर का, फॉरेन, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। नॉन सेल्फ का मतलब है फॉरेन। अच्छा, अगर अपना है नो रिस्पॉन्ड। अगर पराया है रिस्पॉन्ड करेगी। भाई यहां कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, जब नॉन सेल्फ है तब रिस्पॉन्ड करेगी, अपना नहीं है तभी तो रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स भी जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। क्या है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है, समझे। अच्छा, वंस मोर डाइवर्सिटी एक्सप्लेन, बिल्कुल सही बेटा, समझ, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब समझता है भिन्नताएं, डिफरेंट टाइप्स जहां नजर आते हैं वो डाइवर्सिटी है। कहता है यार इस जगह डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिल रही है, इतनी वैरायटीज हैं, डाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। अब जहां पर स्पेसिफिक आ जाएगा, जैसे दावत खाने जा रहे हो, ठीक है, एक दावत में क्या है भाई, बफेट लगा दिया, ठीक है, कोई है ही नहीं, एक ही आदमी है बस, वो बस जो खत्म होता रहा डालता जा रहा है। भाई तो रोटी खत्म होगी रोटी ला के रख दी, सब्जी खत्म होगी रोटी सब्जी डाल दी, आपको अपने आप सब कुछ करना है, ठीक है। मतलब वहां पर आपको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिल रही है, वहां पर लोगों के अंदर जो आपको खाना खिलाएंगे उनमें एक ही बंदा है, डाइवर्सिटी नहीं है। पर अगर आप एक ऐसी दावत में जा रहे हो जहां पत्तल का खाना है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आपको पत्तल रखने वाला एक अलग आदमी आएगा, वो स्पेसिफिक है, वो पत्तल ही रखेगा, एक ही काम है, कुछ और नहीं कर सकता, तो पत्थल वाला अलग आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, उसके बाद उसके अंदर वहां पानी के गिलास रखने के लिए कोई अलग आएगा, पानी डालने के लिए कोई अलग आएगा, सब्जी परोसने के लिए कोई अलग आएगा, रोटी परोसने के लिए कोई आएगा, मिठाई परोसने के लिए कोई आएगा। जब खाना खा लोगे तो पत्तल उठाने वाला अलग आएगा आपके, समझ रहे हो, वहां सफाई करने वाला अलग आएगा, आपके हाथ धुलाने वाला अलग आएगा। जब चीजों में क्या होता है स्पेसिफिसिटी होती है, यानी हर चीज में स्पेसिफिक चीजें आती हैं, तो वहां डाइवर्सिटी होगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको वैक्सीन का टीका लगा रहा हूं, सॉरी सॉरी वैक्सीन हेपेटाइटिस की लगा रहा हूं, तो वो हेपेटाइटिस से ही आपको बचाएगा। अगर टिटनस की वैक्सीन लगा रहा हूं तो वो टिटनस से ही बचाएगा। अगर मैं टाइफॉइड की वैक्सीन लगा रहा हूं तो टाइफॉइड से ही बचाएगा, किसी और से नहीं बचाएगा। इसको बोलते हैं डायवर्सिटी, क्योंकि स्पेसिफिक है तो डायवर्सिटी तो होगी। अब बताओ आई या नहीं आई, यहां तक किसी को कोई डाउट है। बीएमएस, अच्छा ठीक है, दावत की बात नहीं कर रहा, मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा मैं, ठीक है। शरीर में कौन परोसने आएगा इतनी डाइवर्सिटी, यस। शरीर के अंदर इन डाइवर्सिटी को परोसने के लिए या तो इन्फेक्शन आएंगे बेटा, या फिर आप वैक्सीन से उस डाइवर्सिटी को क्रिएट करोगे, समझ में आया। हाँ, डिफरेंट टाइप के इम्यून सेल,
ठीक है, क्योंकि हर एक एंटीजन के लिए खास एंटीबॉडी होती है, ठीक है, जो उन डायवर्सिटी को परोसेगी आपके शरीर के अंदर। समझ में आ गया? तो वैक्सीनेशन और ठीक है आपके डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन, क्योंकि हर चीज के लिए खास एंटीबॉडी होती है, जैसे हर ताले के लिए खास चाबी होती है, ऐसे ही हर एंटीजन से बाइंड करने के लिए खास एंटीबॉडी होती है। चाबियां सारी एक जैसी होती हैं, पर चाबी के आगे जो जो ग्रुप्स बने होते हैं ना, वो सबके अंतर होते हैं। ऐसी एंटीबॉडी भी सारी एक जैसी होती हैं, पर एंटीबॉडी की वो साइड जो एंटीजन से बाइंड करती है, वो सबके अंदर वेरी करती है, जो डायवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? अनुराधा जी, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भी अपने और पराये के अंदर भेद करना, अंतर करना, पहचानना, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दिस एंड दिस। जो कर पाता है वही तो अपना है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। पराया है तो रिस्पॉन्स प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, जो मैं समझाने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो टाइप्स के अंदर मैं दो टाइप्स की बात करूंगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये लिख लिया आपने, नहीं लिखा ये वाला पार्ट? इसको नोट कर लो। आ जाओ, ठीक है। तो अब बात करूंगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड। पहले मैं बहुत कंसेप्ट समझाऊंगा प्राइमरी और सेकेंडरी को, ठीक है। ये मान लो आप हो, ये मेरा थोड़ा कॉमन फंडा है, मैं पहले ये देसी तरीके से समझाता हूं। ये मेरे हर नोट्स में होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है मेरा, ठीक है। ये आपकी बॉडी है, मान लो पूरी बॉडी दिखा देता हूं मैं। ये आप हो, ये आपकी बॉडी है। ये आप हो और ये आपकी बॉडी है। अब समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करूंगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। मानो कोई पैथोजन है, एंटीजन भी हो सकता है भाई। एंटीजन क्या होता है समझाऊंगा, फॉरेन पार्टिकल। मान लो ये तो पैथोजन है, ये बॉडी में एंटर किया, फर्स्ट टाइम एंटर इन अवर बॉडी। पैथोजन, एंटीजन कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको पैथोजन भी कह सकते हो या एंटीजन, क्योंकि पैथोजन और एंटीजन फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी के पार्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है। द फर्स्ट एनकाउंटर क्या होगा? फर्स्ट एनकाउंटर, फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ बॉडी। बॉडी का फर्स्ट एनकाउंटर जो होगा, उसमें क्या होगा? फर्स्ट एनकाउंटर में जब ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा भाई, कर गया एंटर, तो इसको आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे स्पेशल टाइप के सेल्स। इनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, हमेशा यही इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बी लिम्फोसाइट। वी लिम्फोसाइट इसको आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि उनकी सरफेस पर एंटीबॉडी लगे होते हैं, वो इस आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। पकड़ लिया इसको, एनकाउंटर, फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द बॉडी। और जैसे ही पैथोजन से बी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करते हैं पहले एनकाउंटर के अंदर, तुरंत ही यहां पर सेल डिवीजन होगी। इनकी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, और ये बी लिम्फोसाइट दो सेल, अलग अलग टाइप के सेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। समझना, मैं लिख देता हूं नाम। एक को बोलेंगे प्लाज्मा सेल, और दूसरे बनेंगे मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बन गए, ठीक है। दो टाइप में प्लाज्मा सेल्स क्या है? ये भी बी लिम्फोसाइट है, मेमोरी सेल भी बी लिम्फोसाइट है, पर ये एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव का मतलब तुरंत काम करेंगे, इनएक्टिव का मतलब फ्यूचर में काम करेंगे, अभी नहीं।
एक एक्टिव है और तो एक इनएक्टिव है, ठीक है। जो एक्टिव होंगे वो क्या काम करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट पैथोजन, यानी तुरंत ही क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, तुरंत एंटीबॉडी बनाएंगे इस पैथोजन को मारने के लिए, ठीक है। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं। और मेमोरी सेल फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर में काम करेंगे, ठीक है। यानी हमने क्या काम किया, इस सेल की मेमोरी बना दी बॉडी के अंदर। पहले एनकाउंटर के अंदर हमने क्या, हमारे इम्यून सिस्टम ने मेमोरी बना ली, ठीक है। भाई सेल पैथोजन एंटर किया, ये मैकेनिज्म हुई, इसमें तुरंत उसको मारने का प्रोसेस हुआ और साथ में मेमोरी बन गई कि भाई अब फ्यूचर में आएगा तो इसको घेर के मार लेंगे, ये मेमोरी सेल काम करेंगे फ्यूचर में, तो अभी इनएक्टिव है, फ्यूचर में एक्टिव होंगे। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया होगा। ये तो क्या, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, क्या बोलेंगे इसको हम, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब समझना, जैसे मान लो किसी को डेंगू का इन्फेक्शन आज हुआ, ठीक है, तो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडी बन जाएंगे। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनते हैं वो होते हैं मेनली IgM, IgG भी बनते हैं पर कंपेरेटिव कम बनेंगे। मेनली IgM का फॉर्मेशन होगा, मेनली IgM का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, समझ रहे हो। पर लो इंटेंसिटी के साथ होगा, मतलब मतलब दोनों ही बनेंगे पर बहुत कम बनेंगे, लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी के साथ होगा, कम बनेंगे, बनेंगे पर कंपेरेटिव कम बनेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, लो इंटेंसिटी के साथ होगा। अब समझना, समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब पैथोजन सेम होगा, सेम पैथोजन, सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। इसके एंटीजन भी सेम, बिल्कुल 100% भाई उसका, कोई एंटीजन का भी चेंज नहीं है, सेम पैथोजन। या एंटीजन सेम पैथोजन या सेम एंटीजन, बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं है भाई इसके अंदर, कोई चेंज नहीं है, वही है, वही है, कोई चेंज नहीं है, वही है, कोई चेंज नहीं है। समझना मेरी बात, वही है, कोई चेंज नहीं है। और ये एंटर कर गया कहां पर, बॉडी के अंदर। सेम पैथोजन या सेम एंटीजन, सेम पैथोजन या सेम एंटीजन क्या कर रहा है, बॉडी में एंटर कर रहा है। फिर से बोल रहा हूं, सेम पैथोजन या सेम एंटीजन, समझ रहे हो ना। हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अभी रुक जाओ, अभी आप बच्चे हो, इतनी चीजें समझ नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, पहले मैं बहुत डीप कुछ चीजें पढ़ाता भी था, बट अभी अभी ना तो आप इतने मैच्योर हो ना इतने हो, क्योंकि मेरे जो नोट्स थे वो टीचरों के लिए काम आए, ठीक है। बच्चों के लिए अभी ये स्टैंडर्ड बेटर है, क्योंकि अभी नीट निकलवाना है मुझे, ठीक है, मास्टर नहीं बनाना, ठीक है। नीट निकाल लोगे फिर मास्टर तो खुद ही बन जाओगे जब और स्टैंडर्ड लेवल पढ़ोगे, क्योंकि इसका पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे इम्यून सिस्टम कंट्रोल होता है। यस, हाँ, पहले के लेक्चरों में मिल जाएगा, बट अब वो चीजें मैंने उड़ा दी हैं, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का, ठीक है। क्योंकि क्यूबे बहुत, मतलब इंडिया की क्या, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट बुक है क्यूबे, ठीक है, इम्यूनोलॉजी की, उससे मैंने कराई थी कुछ चीजें। बट अब नहीं, अब तो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड जो नीट में आएगा उसकी बात करेंगे। तो सेम पैथोजन और एंटीजन जब सेम, ध्यान रखना है, सेम, ये मत भूल जाना, सेम, वही वही, उनके एंटीजन भी सेम होने चाहिए, तो उसको सेकंड एनकाउंटर ऑफ बॉडी बोलेंगे, सेकंड एनकाउंटर। अगर कोई नया होगा तो फर्स्ट एनकाउंटर होगा उसके लिए, सेकंड एनकाउंटर का मतलब सेम आ गया, वही आ गया, सेकंड एनकाउंटर ऑफ बॉडी। बॉडी का सेकेंडरी एनकाउंटर होगा, उसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून, सेम एंटर करेगा, सेम, पहली शर्त वो है
क्या सेम मैकेनिज्म होगी? नो, अब सेम मैकेनिज्म नहीं होगी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। जब ये एंटर करेगा ना, हाँ वही है, कोई नया नहीं है भाई, वही है। ठीक है, ये एंटर कर गया। अब ये लिम्फोसाइट काम नहीं करेंगी, अब आएंगे यहां पर मेमोरी सेल। यस, अब इनसे एनकाउंटर होगा किसका? मेमोरी सेल का। ये इनएक्टिव मेमोरी सेल, समझना, ये से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर मेमोरी सेल एनकाउंटर करते हैं सेम पैथोजन का। भाई पहले में तो बी लिम्फोसाइट ने किया था और प्लाज्मा सेल ने मारा था, इस बार मेमोरी सेल एनकाउंटर करेंगे। ठीक है, और मेमोरी सेल के एंटर काउंटर करते ही अगेन प्लाज्मा सेल बनेंगे। एनकाउंटर करते ही क्या बनेंगे? प्लाज्मा सेल। तुरंत, मतलब ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे एनकाउंटर करते ही, और ये प्लाज्मा सेल बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेंगे, प्लाज्मा सेल बनेंगे, और जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने वाले हैं, ध्यान रखना, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर बी सेल का इंटरेक्शन था, सेकेंडरी के अंदर मेमोरी सेल का इंटरेक्शन है। प्राइमरी के अंदर मेमोरी और प्लाज्मा बन रहे थे लो इंटेंसिटी के साथ, अब ये बनेंगे हाई इंटेंसिटी के साथ। इस बार आईजीजी बहुत ज्यादा बनेंगे, बहुत ज्यादा। आई जी जी, ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा बनेंगे आईजीएम से। जब आपकी बॉडी में आईजीजी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आईजीएम से, भाई डॉक्टर, कभी तुम इन्फेक्शन हुए हो कोई, तो डॉक्टर कहता है कि सीरोलॉजी कराओ, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट कराओ, तो देखना आपकी रिपोर्ट में आईजीजी बढ़े हैं कि आईजीएम बढ़े हैं। आईजीएम बढ़े का मतलब है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है लो इंटेंसिटी के साथ। हाँ, अगर आईजीजी बढ़े हुए हैं तो इट इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, हाई इंटेंसिटी के साथ मिल रहे हैं आईजीजी। ठीक है, तो ये हाई इंटेंसिटी के साथ होता है, हाई इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। हाई इंटेंसिटी के साथ ये होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कई लोग बच्चे अपनी जो रिपोर्टें चेक करते हैं, ठीक है, उनको समझ में आता है। ठीक है, कहां पर बेटा प्लाज्मा सेल नहीं लिखा मैंने? मैंने कहा है ये मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट, एंटीबॉडी तो हमेशा प्लाज्मा ही बनाते हैं ना। मेमोरी सेल इससे बाइंड करेंगे, यहां बी लिम्फोसाइट बाइंड कर रहे हैं, यहां मेमोरी सेल बाइंड करेंगे, फिर कन्वर्ट होंगे आफ्टर बाइंडिंग। आफ्टर बाइंडिंग, ठीक है, यहां क्या बन रहे थे बाइंडिंग के बाद? प्लाज्मा मेमोरी, यहां बाइंडिंग के बाद डायरेक्ट प्लाज्मा, तभी तो फास्ट होता है ये। समझ रहे हो? मतलब प्लाज्मा ही कहलाएंगे, बाइंडिंग कर देगी मेमोरी तो प्लाज्मा एंटीबॉडी, यानी ये मेमोरी सेल एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगी। जैसे मेमोरी सेल एंटीबॉडी बनाना चालू करती है बाइंडिंग के बाद, उसको प्लाज्मा सेल बोलते हैं। तो आईजीजी बहुत ज्यादा बनाएगी। ठीक है, तो सही लिखा है प्लाज्मा सेल बेटा। मेमोरी सेल कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल। फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं है बेटा, पैथोजन या कोई भी एंटीजन पहली बार बॉडी में एंटर करता है, बॉडी उससे फर्स्ट एनकाउंटर करती है, तो प्लाज्मा सेल, सॉरी बी लिम्फोसाइट उससे बाइंड करते हैं, और सेल डिवीजन होती है, बाइंड करती है, प्लाज्मा मेमोरी सेल बन जाते हैं। ये इनएक्टिव होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी में आईजीएम ज्यादा बनते हैं, आईजीजी से लो इंटेंसिटी के साथ कम बनते हैं। हाँ, जब सेम पैथोजन, सेम होना चाहिए 100% फोटोकॉपी, जब एनकाउंटर करता है दूसरी बार, तब मामला चेंज हो जाता है। इसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, क्योंकि उस समय बी लिम्फोसाइट बाइंड नहीं करेंगे, उस समय बी लिम्फोसाइट की बाइंडिंग नहीं होगी। इस समय जो बाइंडिंग होगी, अरे भाई कहां गया, इस समय बाइंडिंग मेमोरी सेल की होगी, क्योंकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल की बाइंडिंग होती है,
और बाइंडिंग करते ही ये मेमोरी सेल एंटीबॉडी बनाना चालू कर देते हैं, मतलब इनको हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं, ठीक है। और आईजीजी बहुत ज्यादा बनते हैं हाई इंटेंसिटी के साथ, समझे? हाँ, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में हमेशा मेमोरी सेल पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में हमेशा बी लिम्फोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड एनकाउंटर होगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड एनकाउंटर होगा तो यही मैकेनिज्म बार बार चलेगी। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी एनकाउंटर हो, ठीक है, उसमें हमेशा मेमोरी सेल बन चुके हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, ऑलवेज सेम एंटीजन होना चाहिए, सेम एंटीजन होना चाहिए, तभी तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया है इसको। टर्शरी क्वाटरनरी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अब सेम चीज बार बार वही रिपीट होगी, समझे? नोट करो, इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी समझा देता हूं मैं, पहले इसको नोट करो। फटाफट नोट करो। यूट्यूब पर तो मामला बहुत गंदा सा कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो मतलब बस अपने व्यू के लिए कुछ भी बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी। बस तभी तो थोड़ा ऐप में क्या होता है ना कि हाँ चीजें एक डायरेक्शन में चलती हैं, अपने बच्चे के संग ही चलती हैं। कोई व्यू का चक्कर तो है नहीं कि भाई तो व्यू बढ़ने चाहिए। लिमिटेड टाइम होता है उसमें, हमें कोर्स भी खत्म करना होता है और अपने बच्चे को बचाना भी है डीमोटिवेट होने से। उसको रियल मतलब एक रियल उसमें रखना है कि एक्चुअल में यार क्या है लाइफ, मतलब मैं छोटा था तो मैं खुद ही समझ मतलब अपने ऊपर ही लेता हूँ चीजों को, तब समझ पाता हूँ कि हाँ कि यार उस समय इतना थॉट प्रोसेस नहीं होता, दुनिया नहीं देखी होती, तो कहीं ना कहीं हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते सही क्या है क्या करना है। दुनिया उतनी नजर आती है, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए सिर्फ दुनिया नीट ही है और कुछ नहीं है दुनिया। उसे पता है बस यही है जो कुछ है, ठीक है, यही करना है जो कुछ करना है, नहीं हो पाया तो जिंदगी में कुछ में कुछ है ही नहीं। कि वही एक मतलब होता है। पर हाँ एनर्जी एक जगह लगानी चाहिए, नो डाउट, ठीक है, मैं खुद कहूंगा एनर्जी एक जगह लगानी चाहिए, ठीक है, पर टेंशन लेके नहीं कि अब क्या होगा। टेंशन लेके जो करते हैं वो आउट हो जाते हैं, और जो बिना टेंशन के करते हैं फुल एनर्जी पूरा फोकस के साथ, यार वो कर जाते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं। हो गया? डन? डन? एलर्जी और इन्फेक्शन बताऊंगा बेटा मैं अभी, ठीक है रिंकी बेटा, आगे बताऊंगा उसको, ठीक है, नोटेड। अभी आगे मत भागो, मैं एलर्जी बताऊंगा, अलग से समझाऊंगा एलर्जी को तो मैं। आगे नेक्स्ट आ जाओ। एक डायग्राम ड्रॉ करना है मेरे साथ, ग्राफ है, ठीक है, मेरे साथ ड्रॉ करना। कौन है ये? मेरे साथ ही ड्रॉ करना। अच्छा, जगह कम है। देखो ये पूरा ग्राफ है, समझना। इधर तो मैं दिन की बात करूंगा, डेज, ये सारे डेज हैं सारे के सारे। या मैं परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी की बात करूंगा। समझ पाओगे अच्छी तरीके से। अगर मैं यहाँ ये 0 डे लेके चल रहा हूं तो यहाँ पर 14 डेज, अब तुम कोरोना वाली बात याद करना, बिल्कुल एकदम फिट बैठेगी। यहाँ पर 28 दिन लेके चलो। अच्छा,
थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। अट्ठाईस और 14, 4 5 6 7 8, 48, 56, 56। 0 14, ठीक है, 28, नहीं नहीं 42 हो गया ना। 8 9 10 11 12। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हो गया सर, ठीक है। एलर्जी कराऊंगा ना, अभी एलर्जी आ गया, पूरा कंसेप्ट करा दूंगा एलर्जी भी। जो दिन है, तुम्हें याद होगा जब पहला वैक्सीन लगा था कोरोना का, तो मोदी जी का ऑलरेडी वो आता था अनाउंसमेंट कि पहले के 14 दिन आपको केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगते ही आप बाहर खुले में निकल जाएंगे और आप प्रोटेक्टेड हो कोरोना से। कोरोना की वैक्सीन को डेवलप होने में 14 दिन कम से कम लगते हैं, ठीक है। और बढ़िया डेवलपमेंट तब होता है जब सेकंड डोज लग जाए उसके कुछ दिन बाद, ठीक है। ये सही इम्यूनाइजेशन का तरीका है, ठीक है। समझो, जब पहला वैक्सीन लगता है यानी पहला एनकाउंटर बॉडी का होता है, उसको फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो यहां लिखूंगा मैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। यहां लिखूंगा सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। जब पहला वैक्सीन मैं बॉडी को इंजेक्ट करता हूं, बॉडी को लगाता हूं, तो पहले इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा समझना। भाई दो एंटीबॉडी बनेंगे, आईजीजी और आईजीएम। एलर्जी भी मैं बताऊंगा बेटा, अलग मैकेनिज्म है, समझाता हूं। थोड़ा तो रुको, पहले समझो, पहले समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है। पहले फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, कलर चेंज कर देते हैं। पहले के 14 दिन, ठीक है, और बाद के 14 दिन। ड्रॉ करो। पहले के 14 दिन, बाद के 14 दिन, पहला इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं ये मैं। अब मैं सेकेंडरी की बात कर रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं उसका मैं। अभी प्राइमरी की बात करूं पहले, फिर से सेकेंडरी करता हूं। बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं। देखो, एक है यहां पर IgM, और एक है यहां पर IgG। परसेंटेज देखोगे भी, यहां तक दिखा रहा है, ये बन गया, ठीक है। जब सेकंड डोज लगती है ना, तो अब आईजीजी देखो क्या करेगा सेकंड डोज में। आईजीजी सेकंड डोज में हाइपर बहुत ज्यादा बनता है, आईजीजी बहुत ज्यादा। यस, जब सेकंड एनकाउंटर होता है ना, तो आईजीजी सुपर लेवल बनता है, बहुत ज्यादा आईजीजी बनता है सेकंड एनकाउंटर के अंदर, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। आईजीएम लगभग लगभग उतना ही मान के चलो, उसी के आसपास।
यानी सारा खेल इनिशियल 14 डेज का होता है, चाहे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो। आप पहली वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो 14 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। इन 14 दिन के अंदर ही आईजीएम और आईजीजी बनेंगे। आईजीएम थोड़ा कंपेटिटिव ज्यादा होता है, ठीक है, और बनना चालू होता है। आईजीजी कंपेटिटिव कम होता है, पर लो इंटेंसिटी कम है। अब यहां हाई इंटेंसिटी, ठीक है, इसको एनामिनेस्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, हाई इंटेंसिटी। आईजीजी हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी के साथ बनना, नोट करो उसको फटाफट। जबकि आईजीजी, चलो उसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा, सॉरी आईजीएम के अंदर। यानी ये मैंने बताया भी था कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट एनकाउंटर होगा। क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है तुझको? फर्स्ट एनकाउंटर हो रहा है, सेकेंड एनकाउंटर हो रहा है। समझना मेरी बात, यहां पर बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहां पर मेमोरी सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एनकाउंटर के अंदर पहला एनकाउंटर जो हो रहा है उसमें आई जी एम बनते हैं थोड़े ज्यादा, किससे? आई जी जी से, लो इंटेंसिटी के साथ। जबकि यहां क्या होगा? आई जी जी बहुत 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 ज्यादा बनेंगे आई जी एम से, और हाई इंटेंसिटी के साथ। अब बताओ, अब प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? सारे कंसेप्ट क्लियर चाहिए भाई, सारा। अब तुम कोई वैक्सीन लगवाने जाओगे ना, या तुम्हारी लगी होंगी, अब तुम 14 दिन वाला कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट तुम मैच कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे सारे के सारे। भाई आईजीजी बहुत ज्यादा मात्रा में बनती हैं, क्योंकि भाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी ही बनती हैं। ये तो हल्के से बाद में बन जाती हैं, थोड़ा उतना ही लगभग लगभग, ठीक है। मेन यहां पर ध्यान रखना है, यहां सारा खेल आईजीजी का है, यहां आईजीएम का है। बॉडी में आईजीएम नजर आ रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पहला एनकाउंटर हुआ है। आईजीजी डिटेक्ट हो रहा है, मतलब एनामिनेस्टिक इफेक्ट है। समझ रहे हो? यस, एनामिनेस्टिक इफेक्ट, यानी समझ गए होगे। यहां तक कोई डाउट? नोट कर लो फटाफट, बना लो उसको। इसी को बोलते हैं एनामिनेस्टिक इफेक्ट, नोट कर लो उसको फटाफट।
बेटा जहां पर आईजीएम पहले शिफ्ट हो रहा है तो आईजीजी पहले शिफ्ट होगा, यहां पर सिंपल सी बात है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। ग्राफ किस किस के बीच में हो रहा है? ये दिन है, डेज, कितने दिन में क्या होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। ये परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने एंटीबॉडी बन रहे हैं। यह एंटीबॉडी लो एंटीजेंटिसिटी के बाद बन रहे हैं और यह एंटीबॉडी हाई इंटेंसिटी, नंबर बहुत ज्यादा है, हाई इंटेंसिटी आईजीजी। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। हाँ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के भी 3 डोज होते हैं, तीसरा डोज लग जाएगा तो आईजीजी बहुत और बेहतरीन तरीके से बढ़ेंगे, समझे। इसी को एनामिनेस्टिक इफेक्ट कहते हैं, एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है एनामिनेस्टिक इफेक्ट, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको मैं इंपोर्टेंट कर देता हूं मैं, क्योंकि अब एनसीईआरटी की लाइनें उठा रहा तो एनसीईआरटी की एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। हाई इंटेंसिटी का मतलब ही है एनामिनेस्टिक इफेक्ट, नोट कर लो उसको फटाफट। हाँ, ईशांत लिख रहा है, शांत राठौर, मैंने डीपीटी लगवाई है। डीपीटी का मतलब डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, तीनों का कॉम्बिनेशन है। यस, वैक्सीन कराऊंगा उसके अंदर में, कल वाले लेक्चर में वैक्सीन ही होंगी, तीनों का कॉम्बिनेशन है डीपीटी। डन। हाँ बेटा, हाई इंटेंसिटी जब होता है ना तो उसको एनामिनेस्टिक इफेक्ट कहते हैं। हाई इंटेंसिटी के संग जब काम होता है तो उसको एनामिनेस्टिक इफेक्ट कहते हैं। या लो इंटेंसिटी है या हाई इंटेंसिटी है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताओ। और कोई बात नहीं, अभी जो मैं बात कर रहा हूं उसकी बात करो सारी की सारी बेहतर तरीके से। चलो डन, डन लिख दो, डन। एनामिनेस्टिक हाई इंटेंसिटी को कहते हैं बेटा, एनसीईआरटी में दे रखा है। डन सर, डन डन डन, राइट इट। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं, यानी ये समझ में आ गया मुझे, ये समझ में आ गया मुझे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, मेन फीचर क्या है मेमोरी, और सारे फीचर क्या है, चारों फीचर हैं। ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन जानती है, ठीक है। रिस्पॉन्ड हमेशा नॉन सेल्फ के लिए करती है, दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी सेकेंडरी होते क्या है पहले मैंने ऐसे समझा दिया है और फिर मैंने ग्राफ के फॉर्म में समझा दिया है, ठीक है। ये नीट के लिए और बोर्ड के लिए बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ बेटा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अरे बैक स्लाइड लिखना है, तुम बैक स्लाइड में ऐसे तो बहुत टाइम लगा दोगे, जो टाइम तुम्हें दे रखा है ना मैंने, लिख लेना। आप तो जो छूट जाएगा, मैं ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे लिखा रहा हूँ ना, बहुत आराम आराम से, बिल्कुल मतलब क्लास की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाओ कि भाई ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की जो हम बात कर रहे थे किस पर बेस्ड है, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किस पर बेस्ड है, एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर कर रहा है, और बॉडी का इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी के फॉर्म में से इंटरेक्ट कर रहा है, इसी पर तो बेस्ड है। यानी इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, पूरा इम्यून सिस्टम किस पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। समझो, समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो, मैं कह रहा हूं कि एक लेक्चर ज्यादा लग जाए पर एक बार पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि वो परमानेंट खोपड़ी में घुस जाए, ये मेरी थोड़ी मेरी एक रहती है, ठीक है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, दुर्घटना से देर भली, पर यहां देर भी नहीं हो रही है, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया है कि दिसंबर लास्ट या मिड जनवरी तक मैं लगभग करा दूंगा, और दिख भी रहा है आपको 3 चैप्टर हो चुके हैं, बायोटेक के 2 चैप्टर हैं, जो 3 3 लेक्चर, 6 लेक्चर मान लो, 7 मान लो, ठीक है, एक ज्यादा लग जाएगा, और एक एवोल्यूशन के 5 लेक्चर, यही तो बचा है सिलेबस। तो जितना करो एकदम परफेक्टली करो, ठीक है, हर बिल्कुल कंसेप्ट के साथ करो, ऐसा करो कि खोपड़ी में घुस जाए परमानेंट। तो हड़बड़ी मत किया करो मेरे संग, ठीक है, मेरे संग एकदम तरीके से, शिद्दत से, ठीक है। चलो, इस कल में घुस गया है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, तो अब किसकी बात करने वाले हैं हम, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की बात करने वाले हैं। तो पहले समझना होगा सर, इंटरेक्शन तो समझ में आ गया,
पर एंटीजन होता क्या है, कई बच्चा पूछेगा, 100% बच्चा पूछेगा सर एंटीजन क्या होता है। बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़े थे अब तक। कई बच्चा कहेगा सर एंटीबॉडी क्या होता है, और एंटीबॉडी बता दूं बेटा, नीट, बोर्ड, ओलंपियाड, 3 बार क्वेश्चन आया ओलंपियाड में नीट उसके एंटीबॉडी के ऊपर। समझ, इंटरनेशनल ओलंपियाड की बात कर रहा हूं मैं। तो एंटीबॉडी अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, और ओलंपियाड के लिए भी, ठीक है। तो एंटीबॉडी को अच्छे से समझना। पहले मैं एंटीजन समझा दूं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड वाली बात मैं करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने एपिटोप और, ठीक है, पैराटोप की बात की है, और एपिटोप पैराटोप को तभी समझ सकते हो जब एक्चुअल में आप इसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन समझोगे, जो एनसीईआरटी में नहीं है। समझे? नेक्स्ट आ जाओ। एंटीजन क्या है? एनी फॉरेन पार्टिकल जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ठीक है, वो अगर हैं तो वो एंटीजन है। पहला तो बॉडी के लिए फॉरेन होना चाहिए, फॉरेन फॉर बॉडी, मतलब मेरी अपनी बॉडी का नहीं है, मेरी बॉडी के बाहर का है, बॉडी से बाहर का है, वो एंटीजन है। दूसरा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा हो। हाँ, अगर 10,000 डाल्टन से कम का है तो वह एंटीजन नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बेस्ट एंटीजन प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अच्छे एंटीजन, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल है पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक अच्छे एंटीजन हैं, ठीक है। हाँ, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड इतने अच्छे एंटीजन नहीं है, ठीक है। ठीक है, दो दो मेन हो गए। तीसरा हो गया उसमें एंटीजेनेसिटी हो, और चौथा हो गया उसमें इम्यूनोजेनेसिटी हो, मतलब पांचवा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं नेचर ऐड कर दूं तो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन, एंटीजन की एक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, आप समझो। हाँ, ब्लड चैप्टर में डिटेल में नहीं पढ़ाया, आप समझ लो, तुम समझ जाओगे मैंने क्या पढ़ाया है, थोड़ा एडिशनल और क्या पढ़ना है। पहली प्रॉपर्टी है फॉरेन फॉर होस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी है नेचर। तीसरी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर वेट। चौथी प्रॉपर्टी है इम्यूनोजेनेसिटी, सॉरी एंटीजेनेसिटी, एंटीजेनेसिटी। और पांचवी प्रॉपर्टी है इम्यूनोजेनेसिटी। अगर किसी भी फॉरेन पार्टिकल में ये 5 प्रॉपर्टी हैं तो भाई वो एंटीजन है, अच्छा एंटीजन है। समझे? हाँ। मेमोरी सेल लाइफ टाइम के लिए नहीं कह सकते हो, उनकी भी एक लाइफ स्पेन होती है, कंपेरेटिव ज्यादा होती है। तभी तो किसी किसी केस के अंदर हमें और भी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज भी लेने पड़ती है वैक्सीनेशन की, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाओ। तभी तो आज की डेट के अंदर हम क्या करते हैं, हम मतलब वैक्सीन इतनी महंगी क्यों होती है, ठीक है, हम उन एंटीजन को एडज्यूवेंट होते हैं, एडज्यूवेंट उनके संग जोड़ करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जब सेकंड टाइम आप वैक्सीन लगाते हो ना, तो थर्ड इम्यूनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो लंबे समय तक परसिस्ट रहती हैं आपकी बॉडी के अंदर, और लंबे समय तक मेमोरी सेल को बनाते रहते हैं। तो अच्छे मतलब टाइप के वैक्सीन होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ठीक है, जो एडजुवेंट के संग बनाए जाते हैं। कुछ के केस में लगता है कि एडजुवेंट भी दे रहे हैं पर एक डोज और दे दो, तो 3 डोज भी लग जाती हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक साइंस है पूरी, जो आप पढ़ोगे आगे जाकर के। देखो अभी समझो, अभी जो आपको पढ़ाते हैं मैं कंसेप्चुअल पढ़ाता हूँ, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत आगे की सोच करके यहाँ कंसेप्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तुम किसी बच्चे से बात करना, वो बताएगा कि सर एमबीबीएस में मैं मतलब तुमसे कहेगा कि यार दोस्त, ठीक है,
जो करा रहे हैं वो कर ले, तू एमबीबीएस में जब आएगा तो तेरे सारे कंसेप्ट पहले से बिल्डअप होंगे, ठीक है। तू टोटोरा, गैनोंग, एल्बर्ट, लेरिंजर, ठीक है, वीटेन, कुछ भी पढ़ेगा ना, तुझे लगेगा नहीं कि मैं नई बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ। वो सारी बुक तुम्हें लगेगा तुम कहीं ना कहीं पढ़ चुकी हो, कि मेरे कंसेप्ट में सारी इंटरनेशनल बुक के हुए हैं, मतलब समझो कंसेप्ट ऐड है, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ आगे की सोच के करा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसलिए कंसेप्ट है, लाइन सारी एनसीईआरटी की हैं, पर कंसेप्ट मेरे सारे इंटरनेशनल बुक्स के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बिंदास होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ी एक दो पॉइंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसमें मॉलिक्यूलर वेट ऐड किया है, एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हर फॉरेन पार्टिकल सर एंटीजन होता है और प्रोटीन बहुत अच्छे एंटीजन होते हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है ना हमारे? हाँ लगता है, बिल्कुल, तुम इंसुलिन लेते हो, ठीक है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन का मतलब इंसुलिन तो हम बाहर से लेते हैं, यस, इंसुलिन, पॉक इंसुलिन, बीफ इंसुलिन यूज करते थे लोग, ठीक है। मतलब पिग से निकाला हुआ इंसुलिन, या कह सकते हो आप गाय से निकाला हुआ इंसुलिन, इनको यूज करते थे। तो बॉडी इसके अगेंस्ट तो रिस्पॉन्स नहीं करती, हाँ किसी किसी में नहीं करती, पर किसी किसी में कर भी जाती है। बट नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, यानी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंटीजन की, तो उसको मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। फॉरेन फॉर होस्ट समझ में आ गया, होस्ट के लिए बाहर का होना चाहिए। नेचर, नेचर बेस्ट एंटीजन का नेचर क्या है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये बेस्ट एंटीजन है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे एंटीजन है। इसके अलावा लिपिड और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन और कार्ब, थोड़ी जगह चाहिए मुझे, छोड़ दिया मैंने, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट है। मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूं, इक्वल टू या मोर देन 10,000 डाल्टन, इतना तो होना ही चाहिए। डाल्टन में लेते हैं हम, इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम है तो नहीं, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, एंटीबॉडी के लिए अच्छा होता है क्या? अरे वो तुम समझ में आएगी, रुको अभी, ठीक है। लल्लन कुमार रुक जाओ बेटा। यार एंटीजन का मतलब है एनी फॉरेन पार्टिकल बेटा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी का अपना नहीं है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हेलमेंथीज हो, किसी दूसरी बॉडी का ऑर्गन हो, किसी दूसरी बॉडी की सेल हो, ठीक है। जो मेरी बॉडी के अंदर के लिए अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी का अपना नहीं है, वो मेरी बॉडी के लिए सब एंटीजन है। वो कुछ भी हो सकता है जो मेरी बॉडी का नहीं है, ठीक है। वो दूसरी बॉडी का ब्लड ही क्यों ना हो, जो मेरी बॉडी जिसको मैच नहीं कर पा रही, तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बना देगी, ठीक है। ठीक है, तुम देख लो एनसीईआरटी का, तो मैं बाप करा रहा हूँ, एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड कर देता हूँ, तुम पढ़ लो एनसीईआरटी मेरे साथ में, पूरी एनसीईआरटी साथ में इंक्लूडेड है। और एनसीईआरटी में जो हिडन लाइंस हैं वो सारी इंक्लूड कर दी हैं, कंसेप्ट सारे इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो मतलब इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट, नोट, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। अब ये तो दो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी, ठीक है। क्योंकि वैक्सीन के अंदर ये कंसेप्ट समझ में आता है। अगर कोई वैक्सीन आपने बनाई है उसमें एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी नहीं है तो बेकार है वैक्सीन, कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, तो मैं समझाता हूँ एंटीजेनेसिटी है क्या। अब एनसीईआरटी ने एंटीजेनेसिटी इम्यूनिटी टर्म यूज नहीं किए हैं, पर एपिटोप पैराटोप टर्म यूज किए, वो इसी में आएंगे, ठीक है, बिना उसके समझ में नहीं आएगी। अब समझने की कोशिश करना, मान लो कोई एंटीजन है, एक डायग्राम बनाता हूं मैं। एक्चुअल में एंटीजन की सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, या कई डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ, इनको हम एपिटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, गुड बैक्टीरिया जो हमारी गट में होते हैं बेटा, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। हाँ वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एपिटोप्स की। मान लो एंटीजन की सरफेस पर यहां पर कोई लगा हुआ है, ये ये ऐसे भी हो सकते हैं, 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 समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है बेटा? इट इज अ एपिटोप्स,
यानी एंटीजन की वो साइट जो एंटीबॉडी से बाइंड करती है, यानी कह सकते हो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन, इनको हम बोलते हैं एपिटोप्स। तो एक एंटीजन पर कई प्रकार के एपिटोप्स हो सकते हैं। मान लो मैं एंटीबॉडी से बाइंड करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, तू गायब कैसे हो जाता है? या एक काम करूं, हम्म, हम्म, ठीक है, दिखाना तो ऐसा ही पड़ेगा। वाई शेप में दिखाना है, ठीक है। नहीं आ रहा सही यार, एक काम करता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा रियल डायग्राम आ जाए एंटीबॉडी का, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही होगा, ठीक है। ठीक है, फिर भी ठीक है।
क्या हो गया यार? अच्छा, नोट कर लो मेरे साथी। क्या होता है एपिटोप्स और क्या होता है पैराटोप्स, समझना मेरी बात। ये होता है बाइंडिंग एंड इंटरेक्शन, इन दोनों का हमेशा इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन। जब भी एपिटोप्स और पैराटोप्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा एंटीजेनेसिटी। समझना मेरी बात। कौन है भाई? इसको हम बोलते हैं एंटीजेनेसिटी। ठीक है, एंटीजेनेसिटी क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, ये एंटीजेनेसिटी कहलाता है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन एंटीजेनेसिटी कहलाता है, समझे? यानी जब भी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो बी लिम्फोसाइट पर मिलने वाले एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करते हैं। तो एक्चुअल में एंटीजन से बाइंड नहीं करते, वो एंटीजन की सरफेस पे मिलने वाले एपिटोप से बाइंड करते हैं। एपिटोप से जो बाइंडिंग होती है वो एंटीबॉडी की नहीं होती, एंटीबॉडी में भी पैराटोप्स पैराटोप्स की बाइंडिंग होती है। तो जब भी इंटरेक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी में, तो एपिटोप और पैराटोप का होता है। इसके इंटरेक्शन को बोलते हैं एंटीजेनेसिटी। यानी एक बेहतरीन एंटीजन वो होगा जिसमें एपिटोप और पैराटोप की एक बेहतरीन बाइंडिंग हो, इंटरेक्शन हो, वो कहलाता है एंटीजेनेसिटी। पर बाइंडिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए, इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि बी लिम्फोसाइट का सेल डिवीजन हो जाए, सेल डिवीजन हो जाए और प्लाज्मा और मेमोरी सेल बन जाए, प्लाज्मा और मेमोरी सेल बन जाए। समझना मेरी बात। और प्लाज्मा सेल क्या चालू करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी इतना तगड़ा इंटरेक्शन है जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने को स्टिमुलेट कर रहा है, इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। यानी इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहे हैं, इसको कहलाता है क्या? इम्यूनोजेनेसिटी। समझे? ये अविनाश है ना, तू क्लास में होता ना, बोल बोल के पढ़ाओ सर, तो तुझे मुर्गा बना बना के पढ़ाता बेटा मैं। समझ में आया? हाँ, पढ़ा था बोल के नहीं, तुझे तो मुर्गा बना बना के पढ़ाता। तुझे क्या लग रहा है कि मुंह में मुस्सिका बांध के पढ़ा रहा हूं? तुम गधे हो, गधे रहोगे। बोल बोल के पढ़ाओ सर, सर कहानी सुनाओ, सर नाच नाच के पढ़ाओ, सर गा गा के पढ़ाओ। यही बेटा एपिटोप्स जो होते हैं ना, ये एपिटोप्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। और मेनली अच्छे एंटीजन वही होते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, बाद बाकी के लिपिड और न्यूक्लिक एसिड ये भी आ जाते हैं, पर ये अच्छे एंटीजन नहीं होते। इम्यूनोजेनेसिटी, मुर्गा बना के, यस, छड़ी से पीटता, मैं सच कह रहा हूँ ना। यही तो एक रिस्ट्रिक्शन है, तुम कुछ भी बोल लेते हो ऑनलाइन के अंदर। ठीक है, हाँ। हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हम कुछ भी बोलेंगे तुम कट करके यूट्यूब पर डाल दोगे, बस यही है। और ऑफलाइन होता ना तो हम कुछ भी बोल लेते, ठीक है, और तुम मुंह बंद करके पढ़ रहे होते। यही अंतर होता है। ठीक है, और जब फ्रीडम बच्चे को मिल जाती है, टीचर को नहीं मिलती, तो रिजल्ट भयानक आता है। समझ में आया? हाँ। और जब फ्रीडम टीचर को मिल जाती है और बच्चे को नहीं मिलती, तब रिजल्ट सुपर आता है, खतरनाक आता है। ठीक है, रैंकर्स निकलते हैं। तो शुरू में यही तो होता था सर, समझे? समझ में आया या नहीं आया? चलो। अरे स्पर्म एंटीजन और स्पर्म एंटीजन भी तो ग्लाइकोप्रोटीन ही तो थे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको नोट करो फटाफट। ये पूरी प्रॉपर्टी है किसकी? एंटीजन की। तो एंटीजन तक का पूरा लिख लो। इस मतलब तुम क्या, कोई मेडिकल का डॉक्टर भी तुमसे पूछे ना और तुम ये सारी बातें बता दोगे ना, वो तुम्हारे कंधे को थपथपाए बिना मानेगा नहीं कि भाई इतने कम लाइनों में तूने एंटीजन को इतनी अच्छी तरीके से क्लासिफाई कर कैसे दिया।
मतलब मान लो तुम्हें मान जाएगा। चलो आगे बढ़ रहा हूं, डन करता हूं, लिख लिया हो तो डन करो। अरे इम्यूनोजेनिसिटी नहीं समझ में आया भाई? इम्यूनोग्लोबुलिन को बनाने की क्षमता, कभी कभी क्या होते हैं ये दोनों मिल तो जाते हैं पर सेल डिवीजन के आगे की प्रोसेस नहीं होती। बहुत सारे वैक्सीन ऐसे भी होते हैं जो जुड़ तो जाएंगे पर जुड़ने के बाद ये सेल डिवीजन करके इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बनते। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहे हैं तो कहेंगे भाई इसमें तो इम्यूनोजेनेसिटी भी है, और इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बन रहे हैं तो कहेंगे सिर्फ एंटीजेनेसिटी है, इम्यूनोजेनेसिटी नहीं है, इसलिए अच्छा एंटीजन नहीं है। समझ रहे हो? जैसे नहीं, तो दोस्त मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाँ यार ठीक है, बस हल्के से हाथ मिलाया, बस बाय निकल लिए, ठीक है। एक होता है यस या, गले से मिलता है ना कि बस, मतलब दो दोस्त मिलते हैं जब जबरदस्त तरीके से, तो इसको बोलते हैं बेटा हम क्या स्पेशली, ठीक है, इम्यूनोजेनेसिटी। तो एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी के अंदर मुझे तो नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। यस या नो? अरे गधे कौन है ये, पता नहीं, जो भी है। मेमोरी क्या करेगा यहां, तुम्हें सारा कंसेप्ट समझा दिया है मेमोरी का, अभी तुम कह रहे हो मेमोरी क्या करेगा। मेमोरी क्या करता है? मेमोरी फ्यूचर में सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स, थर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में काम आता है। हर बार मेमोरी बनता है, मेमोरी तो बनेगा ही। सेल डिवीजन होगी तो हमेशा प्लाज्मा और मेमोरी ही बनते हैं। सो रहे हो क्या? चलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब बात करूंगा मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंटीबॉडी को हम और क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? इम्यूनोग्लोबुलिन। एक दो अभी निकल के आएंगे, ठीक है, और गीत गाएंगे। सर ये डायग्राम आप अपने हाथ से बना देते ना तो बहुत अच्छा होता। कोई है ऐसा? कोई है ऐसा? गुड बैक्टीरिया बेटा तेरी गट में होते हैं, तेरे खून में नहीं होते। कहाँ होते हैं? गट में होते हैं, खून में नहीं होते। समझ में आया? गट में तो खाना भी होता है, गट में तो सब कुछ होता है, खून में थोड़ी ना होता है। चलो आ जाओ। इम्यूनो, अगर तुम ऑफलाइन में होते ना तो तुम शायद तरुण सर से कम डर रहे होते, मुझसे ज्यादा डर रहे होते, ठीक है। वहां पर मैं पीटी भी देता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, दिल से पढ़ाता हूँ। और हाँ, तो अब सामने नहीं हो तो मैं गुस्सा करके क्या करूंगा, ठीक है, तुम पूछ भी नहीं पाओगे मुझसे। समझ रहे हो? तो अभी तो मैं ये है कि हाँ तुम पूछ तो लो भाई, कम से कम ढंग से पूछ लो। ऑफलाइन में होते तो पिट जाते तुम अच्छे से। चलो इम्यूनो, याद आ गया? ब्लड में पढ़े थे हमने इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब है एंटीबॉडी, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं एंटीबॉडी। तुमसे मतलब मैं क्या, बहुत बार पूछा गया है इम्यूनोग्लोबुलिन का नेचर क्या होता है? प्रोटीन नेचर के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं, लिपिड नेचर के होते हैं, किस नेचर के होते हैं? ठीक है, तो नेचर जब भी पूछा जाएगा तो आप बोलोगे ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। नेचर क्या है इनका? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर, ये मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर, ठीक है। चलो अब मैं स्ट्रक्चर पर आ रहा हूं, ध्यान से देखना। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड है। कितनी पॉलीपेप्टाइड है इसके अंदर? नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कितने होते हैं? 4। 2 छोटे चेन है, 2 बड़े चेन है, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन्स। तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कितने होंगे यहां पर जरा बताओ? 4 पॉलीपेप्टाइड है। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कितने? 4, जिसमें 2 बड़े हैं हैवी चेन, 2 छोटे हैं लाइट चेन। तो एनसीईआरटी इसको लिखती है चार पॉलीपेप्टाइड को, ठीक है। हैवी 2 होते हैं H2,
दो लाइट होते हैं H2L2, दो हैवी और दो लाइट। H2L2 दो हैवी होते हैं बेटा, दो लाइट होते हैं। चार पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, टू हैवी एंड टू लाइट। तो मैं इन चार पॉलीपेप्टाइड को लिख भी देता हूं। चार पॉलीपेप्टाइड को कैसे लिखोगे? टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन या पॉलीपेप्टाइड। टोटल चार चेन हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, टोटल चार चेन होते हैं आपके सामने। ठीक है, और मैं डायग्राम में भी देखोगे एनसीईआरटी बोल रही है ये लाइट चेन है, एनसीईआरटी बोल रही है ये हैवी चेन है। ठीक है, एनसीईआरटी बोल रही है, ये तीर दिखा रही है, ये तीर क्या बता रहे हैं भाई? हर पॉलीपेप्टाइड के दो छोर होते हैं, एक एन छोर एक सी छोर, एक एन टर्मिनस एक सी टर्मिनस, बता भी चुका हूं मैं, ये पॉलीपेप्टाइड है। तो हमेशा ध्यान रखना है इनका जो एन छोर होता है, ये एन छोर है, एन टर्मिनस, ये क्या है? एन टर्मिनस, एन। तो ये क्या होगा? सी टर्मिनस, सी। एन टर्मिनस हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, एंटीजन से बाइंड करता है। सी टर्मिनस प्लाज्मा सेल की सेल वॉल होती है, उससे बाइंड करता है। ठीक है, तो एन टर्मिनस क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। एन टर्मिनस क्या होगा? एंटीजन बाइंडिंग साइट। सर एंटीबॉडी ऐसी होती है, और 1 लाख टाइप के एंटीजन है तो उनके लिए सारी एंटीबॉडी ऐसी ही होंगी? यस। 1 लाख टाइप के ताले हैं तो सबकी चाबी ऐसी होगी, सबकी चाबी तो ऐसी ही होगी ना, एक कुली होगी ऐसी होगी। ठीक है, और इसमें इस तरीके से ग्रुप्स बने होंगे, ऐसे 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 ग्रुप्स। तो सारी चाबियों में अंतर क्या होता है? चाबियों में सिर्फ इस पोर्शन का अंतर होता है ना। अगर 1 लाख टाइप की चाबियां हैं तो देखने में सब एक जैसी होंगी, पर बाइंडिंग साइट सबकी अलग होगी। मतलब जितने भी एंटीबॉडी होंगे उनके ये साइट अलग अलग होंगे, तभी तो डायवर्सिटी क्रिएट होगी। भाई स्पेसिफिक है हर एंटीजन के लिए खास एंटीबॉडी, तो हर एंटीबॉडी में जो अंतर होगा वो सिर्फ एंटीजन बाइंडिंग साइट का होगा, एन टर्मिनस का होगा, सी टर्मिनस का अंतर नहीं होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, ये वेरिएबल रीजन होते हैं, ये मैं लिख रहा हूं। जो ऊपर वाले रीजन होते हैं ना, वेरिएबल, वी फॉर वेरिएबल, वी फॉर वेरिएबल, वी फॉर वेरिएबल, और सी फॉर कांस्टेंट, सबके समान होंगे। सी फॉर कांस्टेंट, 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 ये सब समान रीजन है, कांस्टेंट रीजन है, सब एक सेम होंगे। अंतर सिर्फ टॉप वाले रीजन का होगा और किसी का अंतर नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये हमेशा देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करेगा, मैं लिख देता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट्स, ये क्या हो गया? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, तो ये क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, अब तुमसे पूछे जाएंगे नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये चारों चेनों को आपस में जोड़ता कौन है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ध्यान से देखोगे, हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। हैवी और लाइट के बीच में क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनके अंदर भी कौन से बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और दो हैवी चेन के बीच में भी कौन है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन सिंगल एंटीबॉडी। तो ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गए, 9 10 11 12, 12 तो अंदर होते हैं। अब जोड़ने के लिए 13 14 15 16, टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं एक एंटीबॉडी के अंदर। टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड 16। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं। पूछेगा बिटवीन, बिटवीन लाइट एंड हैवी और बिटवीन हैवी एंड हैवी। ठीक है, बिटवीन लाइट एंड हैवी और बिटवीन
हैवी एंड हैवी, लाइट और हैवी के बीच में एक और दो, और हैवी हैवी के बीच में भी एक और एक दो, ठीक है, दो यहां होते हैं, दो यहां होते हैं, चार, टोटल 16 होते हैं। लाइट और हैवी के बीच में दो होते हैं, यस, और हैवी के बीच में भी दो होते हैं, हैवी और हैवी के बीच में भी दो ही होते हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन है पूरा, जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, ठीक है, डिफरेंट, पहले तो नोट कर लो इसको, तब समझ में आएगा, इसको नोट करो। हो गया? अब आ जाओ, अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन आएगा एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशन हैवी चेन के बेस पर हुआ है या लाइट चेन के बेस पर? आप बोलोगे हैवी चेन के बेस पर, क्योंकि हैवी चेन 5 प्रकार की होती हैं, यस, इसलिए एंटीबॉडी भी 5 प्रकार की होती है। जैसे जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन को रिप्रेजेंट करते हैं आईजी से, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आईजी से, ठीक है। आपसे पूछेंगे, आगे लगा दूं आईजीजी, आगे लगा दूं मैं आईजीजी, जी का मतलब क्या हो गया? ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन जिनके पास गामा चेन होती है, तो मैं लिख दे रहा हूं, इस तरीके से लिखो, यानी हैवी चेन कितने टाइप की होंगी? हैवी चेन 5 टाइप की होंगी, गामा हैवी चेन होगी, समझ रहे हो? जिनके पास गामा हैवी चेन होगी उनको हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जी फॉर गामा, समझ रहे हो? जिनके पास गामा होगी उनको बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जिनके पास अल्फा होगी, मान लो किसी किसी का अल्फा चेन होती है, उसको क्या बोलेंगे? आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए। किसी के पास, समझना, ठीक है, एम, म्यू, म्यू, किसी के पास म्यू है हैवी चेन, तो क्या बोलेंगे इसको? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। और किसी के पास मान लो डेल्टा, डेल्टा चेन है, डेल्टा चेन, तो क्या बोलेंगे उस इम्यूनोग्लोबुलिन को? इम्यूनोग्लोबुलिन डी। अच्छा, किसी के पास एप्साइलिन, एप्साइलिन चेन है, एप्साइलिन चेन है, अरे यार, आईजीडी, तो इसको क्या बोलेंगे? आईजीई। यानी 5 टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, किसके बेस पर? हैवी चेन के बेस पर, हैवी चेन के बेस पर। एक बार परसेंटेज पे भी क्वेश्चन आया, मैक्सिमम कौन से मिलते हैं 80% के आसपास? आईजीजी, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई होते हैं तो आईजीजी होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? आईजीजी, अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास, समझे बेटा? बहुत होते हैं। आईजीए बहुत कम, कंपेरेटिव कम होते हैं, 10 से 15% के आसपास ही होंगे। नंबर सेकंड पर आएंगे, नोट कर लो। आईजीएम नंबर थर्ड पर आते हैं बेटा, मात्र 5% के आसपास होते हैं, ओनली 5%, ओनली 5% के आसपास कौन होंगे? आईजीएम। लगभग 1% के आसपास होते हैं आईजीडी, आईजीई, ये एलर्जी कॉज करते हैं, तो बहुत कम होते हैं, लेस देन 1% ही होते हैं। यानी सबसे कम अगर कोई होते हैं तो आईजीई, सबसे ज्यादा कोई होते हैं तो आईजी, आईजी जी, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई होगा तो कौन होगा बेटा? भाई कम से ज्यादा की तरफ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आईजीई सबसे कम, आईजीजी सबसे ज्यादा। परसेंटेज पर क्वेश्चन आता है, किसके बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ? हैवी चेन के बेस पर। कितने टाइप की हो सकती हैं? आपके सामने है। लाइट चेन के बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। कितनी चेन होती हैं? 4 चेन होती हैं, 2 हैवी, 2 लाइट। हमेशा एन टर्मिनस एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, ठीक है, जबकि सी टर्मिनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट्स होती है। टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं? 16। हैवी हैवी के बीच में कितने हैं? 2। हैवी हैवी के बीच में कितने हैं? 2। हैवी और लाइट के बीच में कितने हैं? 2। और बाद बाकी क्या है? इनके अंदर है, इनके वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन के अंदर है, ठीक है। समझ में आ गया? हजारों टाइप के एंटीबॉडी होंगे तो उनमें अंतर किसका होगा? एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी एन टर्मिनस का अंतर होगा, बाद बाकी के स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं।
एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। किस नेचर के होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई एंटीबॉडी की, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चीज पूछी जाती है तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी भी पूछ सकता है, जो मैं कल कराऊंगा, आज नहीं। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट करा दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आपको होना चाहिए। टाइम भी पूरा हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। क्लास गायब हो उससे पहले इतना आपके समझ में आ चुका है। टाइप्स कल करा दूंगा मैं। ओके, नोट्स में अपलोड कर दूंगा तुरंत ही, ठीक है। और कंसेप्ट अगर वास्तव में अच्छा लगा हो, एकदम खोपड़ी में घुस गया हो, और जो बातें बोली हैं वो घुस गई हो, तो अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में फोकस कर लो, ठीक है। रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। डर निकाल दो दिमाग से। ओके, बाय बेटा, कल मिलते हैं सेम टाइम। बाय। बेटा संकल्प वाला वो मेरे एक्सेस हमारे पास नहीं है उसका, है ना। एंटीजन एंटीजेनेसिटी, सो बेटा एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग वाली है ना बेटा साइट। हाँ, बाइंडिंग वाली साइट है, उसको एपिटोपैराटोप बोलते हैं। इनकी बाइंडिंग को एंटीजेनेसिटी बोलते हैं, और एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी को इम्यूनोजेनेसिटी बोलते हैं। ओके। यस, अंकुश बोल रहा है डर नाम की चीज ही नहीं है डिक्शनरी में। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। कोई डर नहीं होता, ठीक है। चलो बाय। ओके, बाय बाय बाय।